5 दिन पहले फांग युआन ने किंग माओ माउंटेन पर दोबारा जन्म लिया। उस समय वो बाइनिंग बिंग के साथ ब्लड बैरियर में था और युद्ध के बाद उसने बहुत सारा सामान हासिल किया, लेकिन ये सारे गू वर्म्स घायल थे। पिछले 5 दिनों से फांग युआन जियांग माउंटेन के आसपास ही भटक रहा था। इस वजह से उन्हें खाना नहीं मिला और सब एक एक करके मर गए। गू वर्म्स को ठीक करने के लिए फांग युआन के पास हमेशा कमी रहती थी और कोई उसे पसंद भी नहीं आया। अफसोस, मेरे सारे गू वर्म्स तो सेल्फ डेटोनेशन में ही मर गए, नहीं तो मुझे इतनी चोट नहीं आती। बाई निंग बिंग ने आसमान की तरफ देखकर आह भरी, लेकिन फांग युआन हंस पड़ा। इतना निराश मत हो, हर चीज गू वर्म से हल नहीं करनी पड़ती। ओह, बाई निंग बिंग ने शक भरी नजरों से देखा। उसने देखा कि फांग युआन ने धीरे से अपना प्राइमेवल एसेंस चलाया और उसके मुंह से लाल रोशनी की तरह कुछ निकला। एक फूल जैसा गू लालटेन जैसा घूमता हुआ और हवा में तैर रहा था। वो था तुसीता फ्लावर। फांग युआन ने मन ही मन आदेश दिया और तुसीता फ्लावर लाल चमकने लगा। उसके भीतर से कई चीजें लाल रोशनी में लिपटी हुई बाहर आईं। वहां पट्टियां थीं, दवाइयों के डिब्बे और छोटे छोटे बोतलें। छोटी बोतलों में पाउडर है जो इन्फेक्शन रोकता है और सूजन कम करता है। थोड़ा ही लगाना होता है। डिब्बों में दवा का लेप है जो खून रोक देता है और खून का थक्का बनाता है। पट्टी बांधना तो तुम्हें आता ही है। फांग युआन ने इतना कहकर सामान का आधा हिस्सा बाई निंग बिंग को दे दिया। ये सब तो नॉर्मल इंसानों के तरीके हैं, लेकिन मैंने एकेडमी में इनके बारे में सीखा था। बाई निंग बिंग ने मुंह बनाकर कहा, तुम सच में पहले से तैयारी करके आए थे। इतना कहकर उसने बड़ा डिब्बा खोला और जैसे ही उसमें से बदबू निकली तो उसकी नाक सिकुड़ गई। वो पीछे हट गई और चीखी, इतनी गंदी बदबू क्यों है इसमें? फांग युआन हंस पड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने अपनी कमीज उतारी और बोतल से पाउडर निकालकर घावों पर डाला। जलन ऐसी थी जैसे आग लग गई हो। फिर उसने बड़े डिब्बे से हरा काला कीचड़ जैसा लेप निकाला जिसमें से भयानक बदबू आ रही थी, लेकिन पिछली जिंदगी में वो इसका आदी था। जरा भी नहीं डगमगाया। उसने हाथ से लेप उठाकर अपने घावों पर लगाया। उसकी हर हरकत बिल्कुल निपुण थी। फिर उसने पट्टियां बांध दीं, कई परतें लपेट दीं और जल्दी ही घाव को संभाल लिया। दवा के लेप की वजह से घाव वाले हिस्से में ठंडक का एहसास हुआ और थोड़ी देर पहले की जलन गायब हो गई। तुम्हारा लेप तो काफी काम का है। दूसरी तरफ बाई निंग बिंग अपने घाव पर दवा लगा रही थी और हाँफ रही थी। उसकी पोशाक फटी हुई थी और दवा लगाने के बाद उसका बदन लगभग खुला हुआ था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। दवा लगाते हुए उसने आह भरी, सोचो अगर हमारे पास हीलिंग गू होता तो कितना अच्छा होता। फांग युआन ने उसकी तरफ देखा, फिर तुसीता फ्लावर से 2 जोड़ी कपड़े निकाले। वो पहले से ही तैयारी करके आया था। गांव छोड़ने का इरादा था, इसलिए कई कपड़े खरीद रखे थे। बाइनिंग बिंग और उसकी उम्र व कद काठी लगभग बराबर थी, इसलिए उसके कपड़े बाइनिंग बिंग को भी ठीक आ गए। ये लो, उसने कपड़े उसे थमा दिए। बाइनिंग बिंग ने कपड़े लिए और हल्की हंसी के साथ कहा, सोचा नहीं था कि तुम इतनी दूर तक तैयारी करोगे। सावधानी हमेशा अच्छे परिणाम लाती है, फांग युआन ने बेफिक्री से कहा और अपने गीले कपड़े व मोजे उतारकर नए कपड़े पहन लिए। तुरंत ही वो काफी अच्छा महसूस करने लगा। बाई निंग बिंग ने भी कपड़े बदल लिए और फटे सफेद कपड़े किनारे फेंक दिए, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, क्योंकि कपड़े बदलने और पट्टियां बांधने के बाद उसने अपने शरीर में बदलाव को भी महसूस किया। अब तुम्हारा इरादा क्या है और यांगू मुझे कब लौटाओगे? उसने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। फांग युआन ने अपने काले कपड़े और मोजे उठाए और कहा, पहले भी कहा था, अब हम बाइगू माउंटेन जा रहे हैं और यांगू तो कम से कम तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं रैंक 3 तक नहीं पहुंच जाता। बाइनिंग बिंग और ज्यादा तुनक गई। उसकी आवाज ऊंची हो गई, मतलब मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम रैंक 3 नहीं बन जाते? उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इस तरह की हालत में होगी। एक पूरा मर्द अब औरत बन चुका था। मौत के खतरे से निकलने के बाद ये अजीब एहसास अब उसे सताने लगा। अगर हो सकता तो वो इसे एक पल भी और बर्दाश्त न करती। फांग युआन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, बस नदी के किनारे जाकर अपने कपड़े धोने लगा। हालांकि उसके काले कपड़ों में छेद हो गए थे, लेकिन उन्हें ठीक किया जा सकता था। बाई निंग बिंग के सफेद कपड़े पूरी तरह से बेकार थे। वो नहीं जानता था कि जंगल में उसे और कितने दिन बिताने पड़ेंगे, इसलिए कपड़े बर्बाद करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। बाई निंग बिंग बुद्धिमान थी और फांग युआन की चुप्पी ने उसे उसकी सच्ची हालत का एहसास करा दिया। फिलहाल उसके पास रैंक 3 की कल्टीवेशन थी, लेकिन एक भी गू वर्म नहीं था, और अगर होता भी तब भी वो फांग युआन के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। यांगू पहले ही फांग युआन रिफाइन कर चुका था और अगर वो चाहे तो उसे तुरंत उड़ा सकता था। यिन यांग रोटेशन गू जोड़ी में था और अगर वो नष्ट हो गया तो बाइनिंग बिंग कभी भी फिर से पुरुष नहीं बन पाएगी। फांग युआन की पीठ को देखते हुए बाइनिंग बिंग ने दांत पीस लिए बेहद खींच उठी। सोचो, बाई क्लैन की जीनियस होकर भी वो इस हालत में पहुंच गई थी और दूसरों के हाथों में खेल रही थी। ये सोचकर उस घमंडी और अक्खड़ बाइनिंग बिंग का मन और ज्यादा खराब हो गया। अब हमारे पास हीलिंग गू नहीं है, तो अगर खतरे में पड़ गए तो क्या करेंगे? दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है,
मेरे पास तो एक भी गू वर्म नहीं है, मेरी बिल्कुल फाइटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं, मुझे जंगली गू वर्म्स पकड़कर रिफाइन करना ही होगा, वरना अपने को बचाने की ताकत भी नहीं रहेगी। बाई निंग बिंग बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसके पेट से गर गर की आवाज आने लगी। धत! उसने पेट पकड़ लिया, भूख इतनी तेज लगी थी। कपड़े धोने वाले, जरा कुछ जर्की निकाल, मैं भूख से मर रही हूं। पिछले 5 दिनों से जब से वे बेड़े पर तैर रहे थे, खाने के लिए बस फैंग युआन का जर्की ही सहारा था। हालांकि वो जर्की बहुत सख्त था, चबाने पर लकड़ी जैसा एहसास होता था, पर पेट भरता था और ताकत भी देता था। फैंग युआन खड़ा हुआ, हाथों से काले वस्त्र का पानी निचोड़कर उसे ओढ़ते हुए बोला, इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? ये पकड़ो। बाई निंग बिंग ने नाक भौं से कोड़ते हुए काला वस्त्र पकड़ लिया। फैंग युआन ने फिर से तुसिता फ्लावर निकाली और उसमें से जर्की का एक थैला बाहर निकाला। बाई निंग बिंग ने झपटकर पकड़ लिया और उस सख्त मांस को चबाने लगी। जबड़े दुखने लगे, लेकिन पेट में शांति मिलने लगी। फैंग युआन उसे देखकर मुस्कुराया। कब इस बाई कुल की जीनियस को भूखा रहना पड़ा होगा। पिछले जीवन की बातें सोचकर वो उसके हाल को भली भांति समझ रहा था। बाई निंग बिंग ने एक और टुकड़ा खाया, होंठ चाटते हुए बोली, ये भूख तो घटाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सख्त है। खैर, मांस मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। फैंग युआन की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी उसने बाई निंग बिंग की हैरान नजरों के सामने एक लोहे का बर्तन निकाल लिया। तुमने बर्तन भी साथ रखा? ये तो अच्छा हुआ, हम पानी में ये सूखा मांस पकाकर खा सकते हैं। नदी का पानी ले लेंगे, पर आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी काटने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऐसा कहकर बाई निंग बिंग चारों ओर देखने लगी, थोड़ी परेशान सी। वे एक उथले तट पर थे। एक ओर नदी थी और दूसरी ओर ऊंची चट्टान। ऊपर घना जंगल था, लेकिन तट पर एक टुकड़ा लकड़ी भी नहीं पड़ा था। लकड़ी चाहिए तो उसे चट्टान पर चढ़कर पेड़ काटने पड़ेंगे। अगर उसके पास उसके ज्यू वर्म्स होते तो ये बच्चों का खेल होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं था। इस फिसलन भरी चट्टान पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। बाई निंग बिंग के मन में चिंता उमड़ रही थी। तभी फैंग युआन ने कुछ कोल स्टोन्स निकाल लिए। लकड़ी से कहीं बेहतर। बाई निंग बिंग को स्वाभाविक ही हैरानी हुई। फिर उसने केरोसिन, फ्लिंट और एक लोहे की जाली भी निकाल ली। जल्दी ही सब तैयार हो गया। ये देखकर बाई निंग बिंग गंभीर हो गई। उसकी नीली आंखें फैंग युआन को घूरने लगीं। तुम्हारी तैयारियां कुछ ज्यादा ही नहीं हैं। क्या तुम्हारे मन में पहले से ही क्सिंग माओ माउंटेन छोड़ने का विचार था? फैंग युआन की तैयारी कुछ ज्यादा ही थी। इतना सामान साथ होना साधारण बात नहीं थी। बाई निंग बिंग जैसी इंटेलिजेंट लड़की को तुरंत शक हुआ। तुम्हें क्या लगता है? फैंग युआन मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया, बस बर्तन की ओर इशारा किया। अब पानी भर लाओ। बाई निंग बिंग ने दांत भींचे। फैंग युआन का बर्ताव उसे चिढ़ा रहा था। वो पानी लेने गई और तब तक फैंग युआन ने आग जला दी थी। सबसे पहले उसने पानी उबालने रखा, फिर उसमें जर्की डाल दी। थोड़ी देर में ही खुशबू उठने लगी। बाई निंग बिंग ने गंध सूंघी और अनजाने में ही होंठ चाट लिए। फैंग युआन ने अपने चॉपस्टिक और बड़ा चमचा निकाला और बाई निंग बिंग के साथ खाना शुरू किया। उबला हुआ मांस नरम था और आसानी से निगला जा सकता था। गर्मा गर्म सूप से दोनों के शरीर में गर्माहट भर गई। बस दिक्कत ये थी कि नदी के पानी में रेत मिली हुई थी, खाने में दाने महसूस हो रहे थे। पर ऐसी हालत में ये भी बहुत बड़ी नेमत थी। मेरा पेट अभी भरा नहीं है, चलो आधा थैला और पकाते हैं, बाई निंग बिंग ने अपना पेट सहलाते हुए कहा। फैंग युआन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अब और नहीं, हमें खाना बचा के रखना होगा। इतने कंजूस क्यों बन रहे हो? पीछे जो जंगल है उसमें कितने जानवर होंगे? बाई निंग बिंग ने नाराजगी से कहा। फैंग युआन ने उसे घूरा, जानवर हैं तो जंगली जानवर भी होंगे। अब तुम्हारे पास क्या ताकत है उनसे निपटने की? अगर किसी झुंड से सामना हो गया तो? अगर अचानक वाइल्ड गू वर्म से घिर गए तो? और मान लो जानवर मार भी लिए, अगर उनका मांस जहरीला हुआ तो क्या करेंगे? क्या तुम जहरीले गू वर्म्स पहचान सकती हो? बाई निंग बिंग अवाक रह गई, कोई जवाब नहीं बना। फैंग युआन ने बस हल्की सी सांस छोड़ी। बाई निंग बिंग बाई कुल की जीनियस थी, घमंड से भरी हुई। बस इतना कहना काफी था, ज्यादा बोलता तो वो भड़क उठती। वो चुपचाप बैठ गया, बर्तन उतारकर काले वस्त्र को लोहे की जाली पर टांग दिया ताकि कोल स्टोन्स की बची हुई गर्मी से सूख जाए। फैंग युआन ने कहा, देर हो रही है, आज रात यहीं रुकते हैं, कल जंगल की ओर चलेंगे। मैंने ये जगह इसलिए चुनी है क्योंकि 3 ओर चट्टान है, यहां जंगली जानवर कम पहुंच पाएंगे। फिर भी हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, बारी बारी से पहरा देंगे। ये 2 लोग होने का फायदा था। फैंग युआन ने इच्छा की और चेनसॉ, गोल्डन सेंटीपीड और स्काई कैनोपी गू बाहर बुलाए। ये दोनों ग्यू वर्म्स तुम्हें उधार देता हूं, इन्हें इस्तेमाल करना सीख लो, फैंग युआन ने कहा। वो अभी रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर था, रैंक 3 गू वर्म्स उसके बस की बात नहीं थी। और ग्रेट रिकवरी स्पीड और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के होते हुए भी वो उनकी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता था। इन्हें रैंक 3 बाई निंग बिंग को देना ही सही था। बाई निंग बिंग ने गू वर्म लिया और फैंग युआन को गहराई से देखा। गू मास्टर्स के बीच गू वर्म्स उधार दिए जा सकते हैं,
गू वर्म्स में गू मास्टर की इच्छा रहती है। जब तक मालिक मानता है, दूसरा उनसे संपर्क कर सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, खुद रिफाइन करने जैसा सुगम नहीं होता। और अगर मालिक चाहे और अपनी इच्छा बदल दे तो सामने वाले की शक्ति तुरंत समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी गू मास्टर्स शायद ही कभी अपने गू वर्म्स किसी और को उधार देते हैं। हालात मजबूरी के थे, पर फैंग युआन का इतना खुलकर कदम उठाना बाई निंग बिंग को चौकस बना गया। चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड, बेन निंग बिंग ने धीरे से कहा। उसका चेहरा बड़ा उलझन भरा था जब वो इस रैंक 3 गू के गहरे सुनहरे कवच को सहला रही थी। फांग युआन के साथ लड़ाई के समय इस चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड ने उसे बहुत परेशान किया था, लेकिन किसे पता था एक दिन फांग युआन खुद यही गू उसे उधार देगा। फांग युआन जिस तरह इस चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड का इस्तेमाल करता था, उसने बेन निंग बिंग के मन पर गहरी छाप छोड़ दी थी। बेन निंग बिंग ने तुरंत फांग युआन की नकल की और इस चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड को ऐसे लहराया जैसे वो कोई बड़ी तलवार हो। कभी कभी वो अपनी इच्छा से इसे लंबा या छोटा कर देती और फिर इसे चाबुक की तरह घुमाती। उसके चेनसॉ जैसे चांदी के ब्लेड घूमते हुए हवा को काटते और रोशनी अजीब तरीके से मुड़ जाती। स्काई कैनोपी गू, उसने स्काई कैनोपी गू को अपने एपर्चर में रखा और उसमें सफेद चांदी की प्राइमीवल एसेंस डाल दी। तुरंत उसके पूरे शरीर पर सफेद रोशनी का कवच चढ़ गया। कभी सोचा नहीं था एक दिन तुम्हारे गू का मैं इस्तेमाल करूंगी, उसने फांग युआन की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। फांग युआन चुप था। वो आंखें बंद किए गर्म अंगारों के पास पद्मासन में बैठा था। उसका ध्यान अपने अपर्चर में था, जहां अ ग्रेट एप्टीट्यूड का भरा हुआ प्राइमीवल सी सामने था। 90%। उसकी एप्टीट्यूड पहले केवल 40% से कुछ ऊपर थी, अब दोगुने से भी ज्यादा हो गई थी। हालांकि उसका कल्टीवेशन रैंक 3 से गिरकर रैंक 1 हो गया था और वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली गई थी, लेकिन वो संतुष्ट था। गू मास्टर के कल्टीवेशन सफर में 3 सबसे जरूरी चीजें होती हैं: एप्टीट्यूड, रिसोर्सेज और GU वर्म्स। इनमें से कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। पहले फांग युआन के पास केवल सी ग्रेड एप्टीट्यूड थी और उसे रिसोर्सेज और गू वर्म्स के सहारे अपनी कमी पूरी करनी पड़ती थी। किंग माओ माउंटेन में उसके वे साल बहुत मुश्किल और थकाने वाले थे। उसकी कल्टीवेशन की रफ्तार ठीक थी, लेकिन वो केवल अपनी सारी तरकीबें और जान जोखिम में डालकर ही संभव हुआ। अगर उस समय उसके पास अ ग्रेड एप्टीट्यूड होती तो उसका दृश्य बिल्कुल अलग होता और वो आराम से रैंक 3 तक पहुंच जाता। कितना अजीब है किस्मत का खेल। अब मेरे पास ए ग्रेड एप्टीट्यूड है, लेकिन गांव जैसी सुरक्षित जगह नहीं, न ही रिसोर्सेज हैं और न ही उतने ग्यू वर्म्स। अब फांग युआन अपने घर से बाहर भटक रहा था। उसकी कल्टीवेशन कमजोर थी और कभी भी जान का खतरा हो सकता था। ये स्थिति गांव के सुरक्षित और स्थिर माहौल से बिल्कुल अलग थी और वहां की तरह स्थायी व्यापार भी यहां संभव नहीं था। लेकिन सौभाग्य से हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस होने के कारण रिसोर्सेज की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। रैंक 3 तक पहुंचने से पहले उसे किसी चिंता की जरूरत नहीं थी। उसके हरे तांबे जैसे प्राइमीवल सी में गहराई में जमी नीले सफेद रंग की कमलिनी थी। उसकी पंखुड़ियां स्वस्थ और भरी पूरी थीं और उसमें से पवित्र आभा निकल रही थी। ये हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस रैंक 3 का था और इसमें बहुत क्षमता थी। इसे रिफाइन करने के लिए गुयू क्लैन की नीव स्पिरिट स्प्रिंग तक को खर्च करना पड़ा था। ये मानो छोटा सा पोर्टेबल स्पिरिट स्प्रिंग था। जब फांग युआन रैंक 3 कल्टीवेशन पर था, तब ये लगातार उसकी प्राइमीवल एसेंस को पुनः भरता था और उसे बी ग्रेड एप्टीट्यूड जैसी रिकवरी देता था। रैंक 3 कल्टीवेशन में सफेद चांदी की प्राइमीवल एसेंस होती थी, लेकिन अब फांग युआन रैंक 1 के शुरुआती स्तर पर था और उसके पास हरे तांबे जैसी प्राइमीवल एसेंस थी। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस होने से उसकी रिकवरी गति बेहद तेज हो गई थी। अगर मैं केवल रैंक 1 के गू इस्तेमाल करूं तो मेरी प्राइमीवल एसेंस लगभग अनंत जैसी होगी। 1-2 रैंक 2 गू का इस्तेमाल करने पर प्राइमीवल सी घटेगा जरूर, लेकिन रिकवरी उसे संतुलित कर देगी। मगर रैंक 3 गू का इस्तेमाल करने पर प्राइमीवल एसेंस बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी और रिकवरी उसका साथ नहीं दे पाएगी। कुछ ही पलों में पूरा प्राइमीवल सी सूख जाएगा। आखिरकार अभी उसके पास सिर्फ हरी तांबे जैसी प्राइमीवल एसेंस थी और वो भी शुरुआती स्तर की। उसकी गुणवत्ता बहुत कम थी। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के अलावा फांग युआन के पास और भी गू थे। सबसे पहले उसका वाइटल गू स्प्रिंग ऑटम सिकेडा। ये रैंक 6 का था और रहस्यमय गू की सूची में 7वें स्थान पर। एक बार जब ये किसी का वाइटल गू बन जाता है तो इसे एपर्चर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब ये वहीं पर स्थायी रूप से था। पुनर्जन्म के बाद इसकी आभा वैसी नहीं रही। इसकी चमकदार पीली हरी रोशनी अब गायब थी और ये बहुत ही कमजोर और मुरझाया हुआ दिख रहा था। ये अपना अस्तित्व छुपा रहा था और धीरे धीरे रिवर ऑफ टाइम से समय को सोखकर फिर से स्वस्थ होने की कोशिश कर रहा था। फांग युआन ने मन ही मन सोचा, मैं स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल अभी बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर इस खतरनाक हालात में इसे प्रयोग किया तो ये रिवर ऑफ टाइम द्वारा खींच लिया जाएगा और ये मेरी आत्मघाती मौत होगी। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का दबाव ना होने से बाकी गू वर्म्स अपने स्वभाव को खुलकर दिखा रहे थे।
रैंक 2 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म का मोटा सा शरीर 4 रंगों की रोशनी से चमक रहा था और वो प्राइमीवल सी की सतह पर तैर रहा था। हिडन स्केल्स गू, जो किसी कार की जीवाश्म जैसी लग रही थी, समंदर की गहराई में शांत लेटी थी और प्राइमीवल सी का जल उसकी चमड़ी को धो रहा था। एक काला भृंग जिसके सिर पर लोहे की चिमटी थी आकाश में उड़ रहा था। ये प्लंडर गू था और उसके साथ खेल रही थी सफेद कवच वाली यांग गू, जो यिन यांग रोटेशन गू का हिस्सा थी। रैंक 4 ब्लड स्कल गू समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ था। उसकी सतह पर समय समय पर चमकती लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। बाकी गू वर्म्स में ब्लड मून गू फांग युआन की हथेली पर लाल अर्धचंद्राकार छाप बन चुका था। अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास गू फांग युआन के कान में समा गया था और आमतौर पर बाहर नजर नहीं आता था। तुसिता फ्लावर फांग युआन की जीभ पर एक टैटू की तरह टिका हुआ था। स्काई कैनोपी गू और चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड बाइनिंग बिंग को उधार दिए गए थे। गिनती करने पर फैंग युआन के पास कुल 12 गू वर्म्स थे। ये सच में एक बहुत बड़ी संख्या थी। आमतौर पर छोटे स्तर के गू मास्टर्स के पास 2-3 गू होना सामान्य बात थी। रैंक 4 या रैंक 5 तक पहुंचने पर यह संख्या 4-5 तक बढ़ती थी। यहां तक कि डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई शू लेंग ने भी केवल 7 गू पाल रखे थे। गू यूए फर्स्ट हेड या लॉर्ड स्काईक्रेन को देखकर धोखा मत खाना, दोनों ही खास मामले थे और सैकड़ों साल की मेहनत से पुराने दानव बन चुके थे। फैंग युआन के पास गू वर्म्स की संख्या सामान्य गू मास्टर्स से 3 से 4 गुना अधिक थी। ज्यादा गू होने का मतलब था बहुत बड़ा आर्थिक बोझ, साथ ही उन्हें संभालने और पालने का दबाव। फैंग युआन ने भले ही ज्यादातर ऐसे गू चुने थे जिन्हें पालना आसान था, लेकिन अभी टुसिता फ्लावर में मौजूद सीमित सामान और संसाधनों के चलते उस पर भारी बोझ था। सबसे ज्यादा तकलीफ 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को थी, क्योंकि उसका खाना बढ़िया शराब था। टुसिता फ्लावर में बहुत शराब जमा थी, लेकिन वो भी इसे केवल आधा साल तक ही पाल सकती थी। मुझे 6 महीने के भीतर शराब का नया स्रोत ढूंढना ही होगा, वरना मजबूरी में 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को रिवर्स रिफाइन करके वापस लिकर वर्म बनाना पड़ेगा। इसके बाद बात आई प्लंडर गू की। प्लंडर गू का खाना बहुत मुश्किल से मिलता था और टुसिता फ्लावर में जो भंडार था वो केवल 5 महीने तक ही चलता। फिर था अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास। अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का खाना था जिनसेंग की जड़ें। सौभाग्य से टुसिता फ्लावर में ये काफी मात्रा में था, जो इसे 1 साल तक संभाल सकता था। ब्लड स्कल गू और ब्लड मून गू दोनों को खून चाहिए था, जिसे सोच समझकर जुटाना पड़ता था। जहां तक यिन यांग रोटेशन गू की बात थी, अगर वे दोनों सलामत होते और पूरा ताइजी लाइट स्फीयर बन पाता तो वे खुद ही यिन और यांग क्यूआई से भोजन कर लेते। लेकिन अभी केवल यांग गू ही बचा था। फैंग युआन को वक्त निकालकर इसे बाहर छोड़ना पड़ता ताकि ये हवा से यांग क्यूआई खींच सके। इस यांग गू को पालना बेहद जरूरी था। केवल यांग गू से ही फैंग युआन बाई निंग बिंग को दबा सकता था, जिससे उसे सस्ता बॉडीगार्ड और अपनी सुरक्षा की गारंटी मिलती। इसका मतलब था कि फैंग युआन पहाड़ों और भूमिगत गुफाओं में ऐसे ही नहीं जा सकता था। अगर किसी खास स्थिति में यांग की उपलब्ध न हुआ तो यांगू भूख से मर जाता। उस समय बाई निंग बिंग गुस्से और निराशा में फैंग युआन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता। कुल मिलाकर फैंग युआन अभी बहुत अजीब स्थिति में था। उसके पास रैंक 3, रैंक 4 और यहां तक कि एक रैंक 6 गू भी था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उसकी कल्टीवेशन केवल रैंक 1 पर थी। अभी की स्थिति में ऊंचे रैंक वाले गू का इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत झंझट भरा और असुविधाजनक था। सबसे अहम बात यह थी कि उसके पास हीलिंग और मूवमेंट एबिलिटीज वाले गू की गंभीर कमी थी। अभी मुझे जंगली गू वर्म्स इकट्ठे करने होंगे और इन दिक्कतों को सुलझाना होगा। अगर मुझे किस्मत से कोई उपयुक्त गू मिल जाए। शटल स्वॉर्डफिश समूह से बच निकलना भी मेरी किस्मत थी, लेकिन हर बार मैं इतना लकी नहीं हो सकता। फैंग युआन ने जब अपने विचार साफ किए तब उसने गंभीर चेहरे के साथ धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने बाई निंग बिंग को अपनी ओर चलते हुए देखा। उसके हाथ में एक सफेद अंडे का खोल था। देखो इसे। मैं चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड को आजमा रहा था और जमीन खोद दी। सोचो, इस बीच में एक अंडा छुपा हुआ था। अफसोस कि ये तो टूट गया चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड से, बाई निंग बिंग ने कहा। वो अंडा आधे तसले जितना बड़ा था। सफेद खोल पूरी तरह चकनाचूर हो गया था और उसमें से केवल थोड़ा सा पीला अंडा बचा था। फैंग युआन ने उस खोल पर एक नजर डाली और तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये बुरा हुआ, ये 6 पैर वाले मगरमच्छ का अंडा है। क्या ये तट उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड है? वो तुरंत खड़ा हो गया। जल्दी करो, चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड से देखो क्या इस बीच में और भी अंडे छुपे हैं। बाई निंग बिंग की निगाह कांपी और उसने फैंग युआन के पीछे इशारा किया। अब देर हो चुकी है, देखो। फैंग युआन ने पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों मरे हुए लट्ठे नदी से बीच की ओर तैरते आ रहे थे। वे लट्ठे किनारे पर पहुंचे और अपना असली रूप दिखाया। वे सब बहुत बड़े मगरमच्छ थे। उनके पास मोटे कवच जैसे शरीर, तेज दांत और 3-3 जोड़ी पैर थे। इस समय उनकी खून से भरी आंखें बाई निंग बिंग पर टिकी हुई थीं। ये थे 6 पैर वाले मगरमच्छों के झुंड। बाई निंग बिंग ने उनके घूरते ही अपने हाथ ढीले कर दिए। सफेद अंडे का खोल रेत पर गिर गया और जो थोड़ा सा पीला हिस्सा बचा था वो भी रेत में समा गया।
6 पैर वाले मगरमच्छ गुस्से में फुफकारे और अपने 6 पैरों पर खड़े होकर दोनों युवाओं की ओर झपट पड़े। किंग माओ माउंटेन पर त्रासदी। उसी समय किंग माओ माउंटेन पर गुयुए विलेज के पुराने स्थल पर हर तरफ बर्फ जमी थी और ग्लेशियर बन गए थे। एक टोली लोग इस सफेद दुनिया में ऐसे खड़े थे जैसे बर्फ में धसे हुए लोहे की कील। पिताजी, ताई रुओ नान बर्फ पर घुटनों के बल बैठ गई और आंसुओं से भीगी आवाज में अपने पिता को पुकारा। 5-6 दिन पहले टाई शुलेंग ने गुयुए फर्स्ट हेड से भयंकर लड़ाई की थी। जब वो मौत के कगार पर था तब भी उसने अपनी बेटी की सुरक्षा का ख्याल रखा और माउंटेन जायंट पपेट गू और आयरन फिस्ट ग्रैपलिंग गू को सक्रिय कर दिया। माउंटेन जायंट पपेट गू एक तांबे का मुखौटा बनकर टाई रुओ नान के चेहरे को ढककर उसकी रक्षा करने लगा। आयरन फिस्ट ग्रैपलिंग गू एक विशाल हाथ बनकर उसे चिंग माओ माउंटेन की तबाही से दूर ले गया। लेकिन ये दोनों गू पहले से ही ब्लड फ्रेंजी गू से संक्रमित हो चुके थे और अपना काम पूरा करने के थोड़ी देर बाद ही खून के तालाब में बदल गए। टाई रुओ नान पागलपन की हालत में क्विंग माओ माउंटेन लौटी, लेकिन रास्ते में ही उस पर जानवरों के झुंड ने हमला कर दिया। उसी वक्त टाई फैमिली के रीइंफोर्समेंट्स पहुंच गए। वे टाई शुलेंग की वजह से आए थे। टाई शुलेंग हमेशा हर काम ईमानदारी और सावधानी से करता था। उसने पहले से ही सुरक्षा के लिए अपने क्लैन को रीइंफोर्समेंट का पत्र भेज दिया था। टाई रुओ नान रीइंफोर्समेंट्स की मदद से यहां पहुंची, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वो था एक पहाड़ बर्फ और बर्फानी आंधियों से ढका हुआ जहां सारी जिंदगियां जम चुकी थीं। उसके पिता का कोई निशान नहीं था। उसने और टाई फैमिली के रीइंफोर्समेंट्स ने कई दिन रात खोज की, लेकिन अंत में कठोर सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर गिर चुका था, उसके पिता मर चुके थे। पिताजी, टाई रुओ नान ने फटी आवाज में पुकारा, जिसमें चरम दुख भरा हुआ था, जैसे कोई जंगली हंस अपने साथी के खो जाने पर विलाप करता है। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर युद्ध में शहीद हुए, ये टाई परिवार के आदमी की शान है। लेडी रुओ नान, मेरी संवेदनाएं हैं। पीछे खड़े एक नौजवान गू मास्टर ने उसे दिलासा दिया। बर्फीली जमीन पर टाई रुओ नान घुटनों के बल बैठी थी। उसका रोता हुआ स्वर धीरे धीरे धीमा होता गया। उसके कंधे कांप रहे थे और मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि हाथ में बर्फ पिघलकर पानी बन रही थी। वो नौजवान गू मास्टर भौएं चढ़ाते हुए बोला, इन कुछ दिनों में हमने पूरा बैटलफील्ड खंगाल डाला। कुछ निशान मिले हैं और लगता है कि थोड़े लोग इस बैटलफील्ड से बचकर भाग निकले। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर के खत में ब्लड सी इनहेरिटेंस का जिक्र था। मुझे डर है कि वो डिमोनिक गू मास्टर जिसने ब्लड सी इनहेरिटेंस पाया शायद इन्हीं बचने वालों में से हो। टाई रुओ नान ने ये सुना तो उसका रोना थम गया। वो ठंडी जमीन से उठ खड़ी हुई। बर्फीली हवाएं चल रही थीं। उसका थकाहारा चेहरा अब अडिग संकल्प दिखा रहा था। मेरे पिता के कातिल का बदला सबसे बड़ा है। चाहे कातिल कोई भी हो, मैं सच जरूर ढूंढ निकालूंगी। उसकी आवाज भर्रा गई थी, मगर आंखों की नजर और बोलने का ढंग बेहद दृढ़ हो गया। वो नौजवान गू मास्टर ने आ भरी, जांच तो करनी ही होगी। हमारे टाई परिवार का कोई आदमी नाइंसाफी में नहीं मर सकता। लेकिन लेडी रुओ नान, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। यहां आने से पहले ही क्लैन लीडर ने हमें हुक्म दिया था कि तुम्हें गांव सकुशल वापस पहुंचाएं। टाई रुओ नान की आंखें बड़ी हो गईं। क्या मुझे यूं भगा दोगे? वो नौजवान गू मास्टर मुस्कुराया और आसमान की ओर देखने लगा। नीले आसमान में कुछ बादल तैर रहे थे। टाई रुओ नान कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम। वो बात पूरी करती उससे पहले ही आंखें बंद हो गईं और वो बर्फ पर धीरे से गिरकर सो गई। गी, नौजवान गू मास्टर ने आवाज लगाई। हाजिर हूं। मैं हुक्म देता हूं, तुम लोग लेडी रुओ नान को सही सलामत वापस एस्कॉर्ट करो। गी यी ने झिझकते हुए कहा। लेकिन यंग मास्टर, आपका क्या होगा? मां, मुझे तो येलो ड्रैगन रिवर के किनारे उनका पीछा करना है। वो नौजवान गू मास्टर घमंड से हंस पड़ा। येलो ड्रैगन रिवर का पानी उफान पर था और तेज हवाएं चल रही थीं। तभी कई 106 टांगों वाले मगरमच्छ किनारे पर चढ़ आए और फैंग युआन और बाई निंग बिंग पर टूट पड़े। कमाल है, बाई निंग बिंग ने दांत भींचे, दिल पर भारी दबाव महसूस करते हुए। पहले अगर ऐसा मगरमच्छ दल उसके सामने आता तो कुछ भी नहीं था। एक आइस ब्लेड स्टॉर्म से सबका सफाया कर देती। मगर अब उसके पास सिर्फ स्काई कैनोपी गू और चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड थे और नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक भी नहीं था। उसकी नीली आंखें तेजी से चारों तरफ घूमी और उसने झुंझलाकर कहा, क्या शानदार जगह चुनी है तुमने। तीनों ओर क्लिफ्स हैं, हम निकलेंगे कैसे? इतना घबराने की क्या बात है? ये सिर्फ 100 बीस्ट ग्रुप हैं। 1000 बीस्ट ग्रुप होता तो हम सचमुच मारे जाते। 100 बीस्ट ग्रुप का मतलब है कि अभी भी बचने का मौका है। हम इन्हें मार सकते हैं। फांग युआन ने जल्दी जल्दी कपड़े, बर्तन, धातु के बर्तन समेटे और बाई निंग बिंग के पीछे हट गया। फांग युआन का आत्मविश्वास देखते ही बाई निंग बिंग के दिल में थोड़ी तसल्ली आई। क्या देख रही हो? जाओ और मारो इन्हें। फांग युआन ने उसे घूरते हुए टोका, वरना और क्यों मैंने तुम्हें गू वर्म्स उधार दिए। ये मत भूलना कि मेरे पास यांग गू है। हरामी। बाई निंग बिंग की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसका दिल जलने लगा और उसने गाली दी। कोई नहीं जानता वो मगरमच्छों को कोस रही थी, फैंग युआन को या दोनों को।
लेकिन चाहे जो भी हो, उसने चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड पकड़ लिया और झपट पड़ी। भिन-भिनाहट की तेज आवाज, तेज धारदार ब्लेड पागलों की तरह घूमने लगे और रैंक 3 गू वर्म की आक्रामकता झलक उठी, जिससे मगरमच्छों का दल रुक गया। ओ गंदे कीड़े! बाइनिंग बिंग हंसते हुए दौड़ी और वार कर दिया। एक मगरमच्छ के पेट पर चोट पड़ी, वो चिल्ला उठा, चिंगारियां निकलीं और वो 2 टुकड़ों में कट गया। ताज़ा खून उसके चेहरे और कपड़ों पर बिखर गया। ये लहू का एहसास और जंग की नशा उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। फटाफट वार पर वार। चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड घूम घूम कर ऐसे काटने लगा मानो बवंडर गुजर गया हो। देखते ही देखते 20 से ज्यादा मगरमच्छ ढेर हो गए। माहौल अचानक बेहतर लगने लगा, मगर फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। वो चिल्लाया, मगरमच्छ की पीठ से बचो, पेट पर वार करो। हा, क्या जबरदस्त गू वर्म है, आइस ब्लेड गू से कहीं बढ़िया, मुझे पसंद आया। बाई निंगबिंग ने उसकी बात अनसुनी करके जोर से हंसी। भले ही वो औरत बन चुकी थी और रूप में बर्फ जैसी परी जैसी लगती थी, लेकिन जो ही वो लड़ाई में उतरती, उसके मर्दाना जज्बात उसे पागल योद्धा बना देते। मगर धीरे धीरे उसके वार सुस्त होने लगे और ताकत घटती गई। ये क्या हो रहा है? अभी तो मैं एक ही वार में मगरमच्छ को 2 टुकड़े कर देती थी, अब 3 वार के बाद भी बस गहरी चोट ही दे पा रही हूं। बाई निंगबिंग ने चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड उठाया और देखा तो पाया कि उसके रेजर्स टेढ़े हो चुके थे और उसकी धार बहुत कमजोर हो गई थी। वो जन्म से ही तेज दिमाग वाली थी। तुरंत उसे फांग युआन की सलाह याद आई और उसने जीभ से क्लिक की आवाज निकाली। इतने में एक बड़ा 6 पैरों वाला मगरमच्छ उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और छलांग मार दी। उसने अपना बड़ा खून से भरा मुंह खोला और बाई निंगबिंग पर छाया डाल दी। तू मौत ढूंढ रहा है? बाई निंगबिंग ने अपने नन्हे से शरीर को हिलाया, चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड उठाया और मगरमच्छ के पेट पर वार कर दिया। प्याऊ! हल्की सी आवाज हुई और मगरमच्छ का पेट फट गया। एक गहरी चोट बन गई। ये बदनसीब मगरमच्छ अभी हवा में ही था कि घाव से ढेर सारा खून बह निकला और उसकी आंतें बाहर गिर गईं। धड़ाम की आवाज के साथ वो रेत पर गिर पड़ा। लाल खून से रेत रंग गई। उसका शरीर कुछ बार तड़पा और फिर पूरी तरह से शांत हो गया। वो पूरी तरह मर चुका था। इतना आसान? इतनी असर देखकर बाई निंगबिंग ने हैरानी से भौएं उठाईं। मगरमच्छ की पीठ कवच जैसी मजबूत होती थी, लेकिन उसका सफेद पेट बहुत ही नर्म था। वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। 500 साल के अनुभव से फांग युआन इन बातों को अच्छे से जानता था। लेकिन बाई निंगबिंग तो किंग माओ पहाड़ पर ही पली थी, कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और उसकी शिक्षा भी बहुत सीमित थी, इसलिए उसे ये सब नहीं पता था। हाउल! मगरमच्छों ने दहाड़ लगाई। दर्जनों मगरमच्छों की मौत के बाद जंगली जानवर बौखला गए और मौत के डर से पागल होकर उग्र हो उठे। अनगिनत लाल आंखें बाई निंगबिंग को नफरत से घूरने लगीं। जंगली जानवरों की बुद्धि सीमित होती है। लाइटनिंग लाइकन को इंसानी बुद्धि मिली थी, लेकिन वो अपवाद था। ये जानवर हमेशा सबसे खतरनाक दुश्मन को सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करते थे, इसलिए फांग युआन जो पीछे खड़ा था, उन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया। आओ! बाई निंगबिंग आगे बढ़ी। वो जिद्दी किस्म की नहीं थी और पहले ही वार के बाद उसने अपनी रणनीति बदल दी। सेंटीपीड की पूंछ रेत में धसी, उसका शरीर सिकुड़कर फिर फैला और रेजर से मैदान को चीर दिया। मगरमच्छों के पेट आसानी से कट गए, खून और आंतें बाहर निकल आईं। एक के बाद एक मगरमच्छ गिरते गए। बाई निंगबिंग उन्हें मनचाहे तरीके से काटती रही। अगर यही रफ्तार रही तो मगरमच्छों का झुंड डरने लायक नहीं रहेगा। असली खतरा तो फांग युआन है। हालात बेहतर होते ही बाई निंगबिंग ने मन ही मन सोचा। यांगगू फांग युआन के पास था, जिसकी वजह से बाई निंगबिंग मजबूर थी और उसे उसकी आज्ञा माननी पड़ रही थी। लेकिन वो बाई कबीले की जीनियस थी। उसके दिल में बहुत घमंड था। वो भला कब तक इस तरह झुक सकती थी? अगर मैं फांग युआन को मार दूं तो क्या यांगगू मुझे मिल जाएगा? उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी, ऐसा ख्याल उसके मन में आया। लेकिन जैसे ही ये विचार आया, उसने तुरंत उसे ठुकरा दिया। वो फांग युआन को ऐसे जानती थी जैसे खुद को जानती हो। फांग युआन का स्वभाव इस्पात जैसा कठोर था। उसकी निर्दयी आदतें और गहरी सोच ऐसी थी कि अगर वो सच में मरने लगे तो 100% वो यांगगू को नष्ट कर देगा, कोई और संभावना नहीं थी। और ऊपर से मेरे पास अपना कोई ग्यू वर्म भी नहीं है। स्काई कैनोपी गू, चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड, ये सब उसके हैं। नहीं, किसी भी हालत में मुझे अपने गू वर्म्स हासिल करने होंगे। फांग युआन के होंठ हल्के से ऊपर उठे। वो युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। बाई निंगबिंग की चालें धीमी पड़ने लगीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई। ये सब फांग युआन ने देखा। उसके मन के छोटे छोटे विचारों को वो पूरी तरह समझ रहा था। उसे इसमें कोई अचरज नहीं हुआ। वो बाई निंगबिंग की हालत समझता था। अगर वो उसकी जगह होता तो वही सोचता। दोनों ही घमंडी थे। वो कैसे किसी के काबू में होकर गुड्डे गुड़ियों की तरह चल सकते थे? लेकिन हालात इंसानों से बड़े होते हैं। जीनियस होने से क्या फर्क पड़ता है? हे, फांग युआन ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। फांग युआन को पूरा विश्वास था, इतना मजबूत पत्ता उसके हाथ में था तो बाई निंगबिंग तितली की तरह थी जो जाल में फंसी हो।
शुरुआत में वो छटपटाएगी, लेकिन आखिरकार वो उसके हाथों में आ जाएगी, हालात समझेगी और पालतू बनकर एक उपयोगी मोहरा बन जाएगी। युद्ध चलता रहा। रेत पर अनगिनत मगरमच्छों की लाशें बिखरी हुई थीं। बाई निंगबिंग हाँफ रही थी, पसीने से तरबतर हो चुकी थी और उसके वार भी धीरे हो गए थे। ताकत खत्म हो रही थी। ताकत उसकी हमेशा से कमजोरी रही थी। जब वो फांग युआन से लड़ रही थी, तब भी 2 सुअरों की ताकत के सामने वो कई बार पिछड़ जाती थी। अब 1 घंटे से लड़ते लड़ते उसकी ताकत जवाब देने लगी। ऊपर से वो 5 दिन तक बांस की नाव पर सोए बिना तैरते रहे थे और फिर थोड़ा आराम भी किया तो वो काफी नहीं था। उसे और गुस्सा दिलाने वाली चीज थी उसके सीने पर 2 बोझ। जब भी वो हिलती, ये दोनों बोझ उसके साथ हिलते, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती। फांग युआन, तू मदद नहीं करेगा? वो हाँफते हुए बोली। इतना कहकर उसने मुश्किल से मगरमच्छ के वार को टाला, अपनी कमजोर टांगों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। फांग युआन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं मदद करूं तो सारे मगरमच्छ मुझ पर टूट पड़ेंगे। क्या तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? अगर मैं मर गया तो तुझे यांगू कभी नहीं मिलेगा। 3 मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़े और बाई निंगबिंग को पीछे हटना पड़ा। वो इतनी थक चुकी थी कि बेहोशी छाने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड भारी लगता जा रहा था, मानो उसे जमीन पर गिरा देगा। उसने दांत भींचे। फांग युआन, अगर मैं मर गई तो क्या तू जी पाएगा? निश्चिंत रह, मैं तेरे पीछे हूं। फांग युआन चट्टान से टिककर बैठा था। तभी उसने अपनी हथेली से एक ब्लड मून गू बाहर निकाला, जो उड़कर बाई निंगबिंग के पास चला गया। ले इसे और अच्छे से इस्तेमाल कर। ब्लड मून गू असल में मूनलाइट गू से बना था, इसलिए बाई निंगबिंग इससे बहुत वाकिफ थी। बस कुछ बार इस्तेमाल करते ही वो इसे आसानी से चलाने लगी और चमकते लाल चांद जैसे ब्लेड ने हालात संभाल लिए। लेकिन अच्छे हालात ज्यादा देर टिके नहीं। हालांकि बाई निंगबिंग ने फिर से संतुलन पा लिया, लेकिन उसका प्राइमीवल एसेंस अब कम होने लगा था। साधारण रैंक 3 गू मास्टर्स जब जानवरों के झुंड से लड़ते हैं तो उन्हें हमेशा काइटिंग टैक्टिक्स अपनानी पड़ती है। प्राइमीवल स्टोन्स का इस्तेमाल करके प्राइमीवल एसेंस को वापस भरते हैं। लेकिन बाई निंगबिंग जिस तरह सीधे सामने खड़ी होकर अब तक लड़ रही थी, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी। अगर किसी गू मास्टर का प्राइमीवल एसेंस खत्म हो जाए तो उसकी लड़ाई की ताकत बिल्कुल जमीन पर गिर जाती है। बाई निंगबिंग ने पीछे की चट्टान की तरफ देखा, सोच रही थी क्या वहां से भागने का कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने फैंग युआन को देखा, जो आराम से चट्टान से टेक लगाकर खड़ा था, वो गुस्से से जल उठी और बोली, फैंग युआन, मैं यहां सामने खून पसीना बहा रही हूं और तू पीछे से तमाशा देख रहा है। फैंग युआन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अरे उत्तरी नॉर्दर्न डार्क आइसोल फिजिक की मालकिन, वो महान बाई निंगबिंग 100 जानवरों के झुंड को भी संभाल नहीं पा रही। बाई निंगबिंग भड़क उठी, अगर हिम्मत है तो खुद जाकर लड़। फैंग युआन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मेरे पास रैंक 3 कल्टीवेशन होता तो ये सारे 6 लेगेड क्रोकोडाइल्स को अकेले ही साफ कर देता, तुझे कहां जरूरत पड़ती। बाई निंगबिंग का सांस तेज हो गया, उसके शरीर से धुएं जैसी गर्मी निकलने लगी। फैंग युआन अब गंभीर होकर बोला, बाई निंगबिंग, मैं साफ देख सकता हूं कि तू बिना किसी रोक टोक के लड़ने की आदी है। तू कभी नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक थी, लेकिन अब तू अपग्रेड 90% है। अगर ऐसे ही बेफिक्र लड़ती रही तो प्राइमीवल एसेंस हमेशा अधूरा रहेगा। एक सच्चा गू मास्टर कभी भी अपने प्राइमीवल एसेंस की एक बूंद भी बेकार नहीं करता। अब से तू मेरी बातों के हिसाब से लड़ेगी। तुम्हारा लड़ने का तरीका बहुत भद्दा है, तुम्हें अब और बारीकी से लड़ना होगा। बाई निंगबिंग के होंठ फड़क उठे, मेरा लड़ने का तरीका बारीक नहीं? तुम्हें पता है कितनी बार कबीले के क्लैन लीडर और एल्डर्स ने मेरी तारीफ की है कि मैं बाई क्लैन की सबसे स्किलफुल फाइटर हूं। फांग युआन हंसते हुए बोला, उन छोटे मोटे लोगों से क्या तुलना करनी। अब ध्यान से सुन। बाई निंगबिंग ने 3 बार ठंडी हंसी हंसी, लेकिन फैंग युआन बिना रुके बोलता रहा। उसकी आवाज बाई निंगबिंग के कानों में गूंजती रही। शुरू में वो बेपरवाह थी, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा गंभीर हुआ और आखिरकार भारी हो गया। फैंग युआन की हर बात सीधा दिल पर लग रही थी। हर शब्द गहरी समझ से भरा था, उसकी असली कमजोरियों को साफ दिखा रहा था। ये तो उसके 500 साल के तजुर्बे का निचोड़ था, जो उसने समय की परतों से इकट्ठा किया था। ऐसे शब्द सुनकर ये मासूम और कमसिन लड़की हिल तोनी थी। फैंग युआन लोमड़ी की तरह चालाक था। उसका अनुभव ऐसा था जो न फर्स्ट जेन गुयुए और न ही स्काई क्रेन लॉर्ड के पास था। ये दोनों बूढ़े 1000 साल तक जिए, लेकिन ज्यादातर वक्त उन्होंने गहरी नींद में गुजारा। असली जीने का समय उनके पास बस 200-300 साल का ही था। अगर ये और कोई मौका होता तो बाई निंगबिंग इन बातों को मजाक समझकर टाल देती। वो हमेशा से घमंडी और अहंकारी जीनियस थी। चाहे हैरान भी होती, फिर भी किसी की नहीं सुनती। लेकिन इस वक्त जब मगरमच्छों का दबाव सामने था, उसका शरीर अपने आप फैंग युआन की बताई बातों को अपनाने लगा और असर तुरंत दिखने लगा। 6 लेगेड क्रोकोडाइल्स मरते रहे, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। प्राइमीवल एसेंस और ताकत दोनों ही कम हो चुकी थी, लेकिन अब उसने उन्हें संभालकर और समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू किया। बेकार के वार कम किए और असरदार वार बढ़ा दिए।
इसी वजह से उसकी प्राइमीवल एसेंस और स्टैमिना फिर से लौटने लगी, वो भी लड़ाई के बीच में। 15 मिनट बाद आधे से ज्यादा मगरमच्छ घायल हो चुके थे और जमीन पर 200 से ज्यादा लाशें पड़ी थीं। बचे हुए मगरमच्छ पीछे हटने लगे। तभी पानी के नीचे से एक विशालकाय शरीर उभरा। उसके 2 कतारदार दांत तलवार जैसे तेज थे। पीली आंखों की खड़ी पुतलियों में बाई निंगबिंग का पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, जैसे मौत की ठंडी छाया डाल रहा हो। ये था 6-legged crocodile king, 100 beast king level, Grand Crocodile King. बाकी मगरमच्छों से अलग ये बहुत बड़ा था, लगभग बैल जितना। और ये चारों पैरों पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा होता था। ये इंसानों की तरह चलता था। इसकी पीठ भालू जितनी चौड़ी थी और लंबी मोटी चमड़े जैसी सख्त पूंछ जमीन पर लकीर खींचती हुई चल रही थी। बाकी 4 पैर पंजे जैसे थे, मोटे और चट्टान जैसे मजबूत। बाई निंगबिंग ने कड़वी हंसी हंसी। अगर ये अकेले सामने होता तो वो इसे हरा सकती थी, लेकिन अभी इतनी लंबी और थकाने वाली लड़ाई के बाद, जब उसके पास थोड़ा सा प्राइमीवल एसेंस और स्टैमिना ही बचा था, वो कैसे इस ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग से लड़ पाती, जो बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में खड़ा था। लेकिन तभी पीछे से फैंग युआन की आवाज आई, पकड़। एक नीली और सफेद रोशनी उसके एपर्चर में घुसी और जाकर लोटस बनकर गहराई में जड़ें जमाने लगी। तुरंत ही उसका प्राइमीवल सी ऊपर उठने लगा। बाई निंगबिंग हैरान और खुश होकर बोली, ये कौन सा गू है? ये हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस है, फैंग युआन बोला। बाई निंगबिंग ने लंबी सांस खींचकर कहा, तो ये है हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस। कोई आश्चर्य नहीं कि फर्स्ट जेन गू युए इसे चाहता था। फिर उसने झुंझलाकर कहा, तेरे पास ऐसा गू था तो पहले क्यों नहीं दिया मुझे? फैंग युआन मुस्कुराया और खुद से बोलता चला गया, अच्छा हुआ कि ये सिर्फ 100 बीस्ट किंग है। याद रखना, इसका कमजोर हिस्सा सीने पर वो सफेद चमड़ी है। ये कहकर उसका शरीर पानी की लहरों की तरह लहराया और धीरे धीरे गायब हो गया। उसने स्टेल्थ स्केल गू एक्टिवेट कर दिया था। कितना चालाक और धूर्त है ये आदमी, बाई निंगबिंग ने दांत पीसकर कहा और अपनी नजर ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग पर गड़ा दी। वो देख रही थी कि सचमुच उसके सीने पर सफेद चमड़ी का टुकड़ा था, लेकिन वो बस चेहरे जितना बड़ा था और चारों हाथों से ढका हुआ था। वहां वार करना आसान कैसे होता? ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग ने भयंकर गर्जना की और बाई निंगबिंग पर झपटा। बाई निंगबिंग अब बस अपने दम पर लड़ रही थी, लुढ़कते, बचते और एक ही वक्त में वार करने की कोशिश कर रही थी। उसने चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड को घुमाया और मगरमच्छ राजा की पीठ पर मारा। चिंगारियां उड़ी, लेकिन चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड उछलकर पीछे आ गया और जोरदार झटके से बाई निंगबिंग लगभग गिर ही पड़ी। ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग की पीठ के कवच पर सफेद खरोंच थी, लेकिन उसके अलावा उसे कोई असर नहीं हुआ था। हाउल! उसने अपनी पूंछ घुमाई और हवा लहराने लगी। बाई निंगबिंग ने बस एक काला कोड़ा आते देखा, मोटा, बड़ा और लंबा। वो बच नहीं पाई, बस स्काई कैनोपी गू को एक्टिवेट किया। धमाके के साथ वो हवा में उछल गई और कई मीटर दूर जाकर गिरी। फिर जाकर वो मजबूत और सख्त चट्टान की दीवार से टकराई। बाई निंगबिंग इतनी दर्द में थी कि गहरी सांस खींचनी पड़ी। स्काई कैनोपी गू रैंक 3 का गू था। इसकी डिफेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन ये टकराने का झटका कम नहीं कर पाता। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग के मोटे और मजबूत पैर रेत पर गहरे निशान छोड़ते हुए बाई निंगबिंग की ओर दौड़े। बाई निंगबिंग की आंखें चमकी। उसने क्रोकोडाइल किंग का हमला आते देखा, लेकिन वो हिली नहीं। क्रोकोडाइल किंग अपनी पूरी शान के साथ दौड़ा, अपने पंजे चमकाते हुए। अगर कोई और होता तो डर से कांप जाता या भाग खड़ा होता, लेकिन बाई निंगबिंग तो बाई निंगबिंग थी। उसकी इच्छा शक्ति लोहे जैसी थी। 20 कदम, 15 कदम, 10 कदम, 5 कदम। जब क्रोकोडाइल किंग बिल्कुल पास आ गया, आखिरी पल में बाई निंगबिंग उछल गई। धाम! वो बाल बाल बची और क्रोकोडाइल किंग चट्टान की दीवार में जा टकराया। ढेर सारे पत्थर गिरे और उसे ढक दिया। जानवर आखिर जानवर ही होता है। बाई निंगबिंग हंस पड़ी और उसे पीछा करने ही वाली थी कि अचानक कुछ सोचकर रुक गई। अगले ही पल क्रोकोडाइल किंग की पूंछ हिली और सारे मलबे को इधर उधर उड़ा दिया। बाई निंगबिंग चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद क्रोकोडाइल किंग आखिरकार निकल आया। वह बुरी हालत में था। उसके आधे दांत टूट गए थे और उसकी नाक से खून बह रहा था। उसकी सुनहरी आंखें लाल हो गई थीं। उसने गुस्से से आसमान की ओर दहाड़ लगाई और झुककर और भी तेज रफ्तार से बाई निंगबिंग की तरफ भागा। बाई निंगबिंग पीछे हट गई। मुस्कुराते हुए उसने बचाव किया। धाम! भयंकर धमाके के साथ चट्टान की दीवारें ढह गईं और चारों ओर धुआं फैल गया। 1 घंटे बाद घायल ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग ने अपने सफेद शरीर को खून से ढका हुआ पाया। उसकी चोटों से लगातार खून बह रहा था। कुछ देर बाद वो वहीं रेत पर ढेर होकर गिर पड़ा। ये ब्लड मून गू सच में बड़ा काम का है। इसकी ब्लीडिंग इफेक्ट से मैंने आसानी से क्रोकोडाइल किंग को मार दिया। बाई निंगबिंग ने अपने हाथ पर बने लाल चांद के निशान को देखते हुए सोचा। क्रोकोडाइल किंग के मरते ही बाकी के 100 से ज्यादा 6 पैरों वाले क्रोकोडाइल डर गए और नदी में भाग खड़े हुए। आखिरकार खत्म हुआ।
बाइनिंग बिंग ने हाथ से चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड को हटाया और रेत पर थककर बैठ गई। फांग युआन की परछाई अंधेरे से निकली। वो क्रोकोडाइल किंग की लाश पर झुककर खोजने लगा। मिल गया। उसने हाथ निकाला तो उसकी हथेलियों में 2 गू थे। बाई निंग बिंग ने यह देखा तो गुस्से से भारी सांस ली। उसने जान लगाकर क्रोकोडाइल किंग से लड़ाई की, उसे मारा और बाकी झुंड को भगाया। लेकिन फांग युआन तो बिना खरोंच निकले इनाम लेने आ गया। फांग युआन ने ध्यान से देखा। इनमें से एक गू लगभग मर ही रहा था, लेकिन अब भी थोड़ा संघर्ष कर रहा था। वो हथेली जितना बड़ा था, उसके ऊपर कछुए के कवच जैसा खोल था, लेकिन उस पर मगरमच्छ की परत चढ़ी हुई थी। वह था करापासे गू। दूसरा गू बिल्कुल ठीक था, लेकिन हिलडुल नहीं रहा था। फांग युआन ने उंगली से दबाया तो वो भी नहीं हिला। वो था क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू। वह बहुत छोटा था, उंगली से भी छोटा, बिल्कुल एक मिनी मगरमच्छ जैसा। सिर, शरीर और पूंछ सब कुछ था, बस पैर नहीं थे। करापेस गू और क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू दोनों रैंक 2 के गू थे। आमतौर पर 100 बीस्ट किंग्स के अंदर रैंक 2 गू रहते हैं। 1000 बीस्ट किंग में रैंक 3 और 10,000 बीस्ट किंग में रैंक 4। जैसा मैंने सोचा था। फांग युआन ने दोनों गू देखे और उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वो तजुर्बेकार था और लड़ाई देखकर उसने क्रोकोडाइल किंग की क्षमताएं पहले ही समझ ली थीं। उसने तुरंत स्प्रिंग ऑटम सिकैडा की हल्की सी आभा छोड़ी और दोनों गू को अपनी प्राइमीवल एसेंस से तुरंत रिफाइन कर लिया। कैरापेस गू उड़कर फांग युआन की पीठ पर चला गया। वहां एक बड़ा सा स्केल का निशान बन गया, बिल्कुल टैटू जैसा। ये उसके कंधे से लेकर कमर तक फैल गया, पूरी पीठ को ढक लिया। नाम के हिसाब से ये गू पीठ की डिफेंस को बढ़ाता था। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू पीली हल्की रोशनी में बदलकर फांग युआन के एपेचर में चला गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट बोर गू जैसा था, जो स्थायी तौर पर ताकत बढ़ाता था। ये गू एक मगरमच्छ की बराबर ताकत देता था। इसका बाजार में बहुत ऊंचा दाम था। अक्सर इतनी कीमती चीज बाजार में मिलती भी नहीं। ये फिर से तुरंत गू रिफाइन कर लिया। ये देखते ही बाइनिंग बिंग का गुस्सा और भड़क गया। उसकी आंखें सिकुड़कर सुई जितनी पतली हो गईं। जब उसने पहले फांग युआन से लड़ाई की थी, तब भी उसने ये राज देखा था। क्लान में वापस जाकर उसने रिकॉर्ड्स खंगाले और कुछ असिस्टेंस टाइप गू के बारे में पढ़ा, जो शायद ऐसा असर दिखा सकते हों। लेकिन इस वक्त ये नज़ारा अपनी आंखों से देखकर उसे लगा कि असलियत कुछ और ही है। इस आदमी के पास कितने ही ट्रम्प कार्ड्स हैं। स्काई कैनोपी गू, ब्लड मून गू और चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड तो अलग ही हैं, लेकिन हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस भी उसके पास है। इसकी लड़ाई की रणनीति क्लान की सिखाई गई बातों से भी कहीं ज्यादा ऊंची है। और वो गू आखिर था कौन सा जो उसने पहले इस्तेमाल किया? ये सोचते ही बाई निंग बिंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। नदी उफन रही थी और फिर धीमी हो रही थी। सांझ ढलते ही समुंदर किनारा मगरमच्छों के खून से लाल हो गया। सैकड़ों 6 टांगों वाले मगरमच्छों की लाशें 2 जवानों के चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। एक बेहद बड़े मगरमच्छ की लाश के पास से फांग युआन धीरे धीरे खड़ा हुआ। जब मगरमच्छों के झुंड ने हमला किया, तब उसने भागने के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हालांकि उसका कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज का था, लेकिन उसके पास बाइनिंग बिंग थी, जो रैंक 3 पीक स्टेज गू मास्टर थी। उसकी कल्टीवेशन और फांग युआन के रैंक 3 गू वर्म्स मिलकर 100 जंगली जानवरों के झुंड को खत्म करने के लिए काफी थे। एक तरफ फांग युआन को ऐसे बाहरी दबाव की जरूरत थी जो बाइनिंग बिंग पर दबाव डाले और उसी के साथ साथ उसे प्रशिक्षण भी मिले। दूसरी तरफ उसे अपने लिए भी सही गू वर्म्स ढूंढने की जरूरत थी। मैं भले ही रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर हूं, लेकिन मेरी ग्रेट एप्टीट्यूड और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की वजह से मेरी प्राइमीवल एसेंस रिकवरी बहुत तेज है। इस वजह से मैं रैंक 2 गू वर्म्स इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अफसोस, क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू और कैरापेस गू मेरे लिए सही नहीं है, फांग युआन ने मन ही मन सोचा। स्काई कैनोपी गू रैंक 3 डिफेंसिव गू था, जिसे उसने बाइनिंग बिंग को दिया हुआ था। अब उसे अपने लिए एक सही डिफेंसिव गू की तलाश थी। लेकिन कैरापस गू की रक्षा क्षमता बहुत छोटी थी, वह बस पीठ को बचा सकता था। और क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू भले ही बहुत कीमती था, लेकिन फांग युआन के पास पहले से ही 2 सुअरों जितनी ताकत थी, और ताकत बढ़ाने से उसका शरीर टूट सकता था। रैंक 6 से नीचे के गू मास्टर्स का शरीर अभी भी नश्वर ही होता है। उनकी एक सीमा होती है और वे लगातार मजबूत नहीं हो सकते। फांग युआन ने पहले ही ब्लैक और व्हाइट बोर गू से अपने शरीर को ढाल लिया था और बुनियादी ताकत बढ़ाई थी। अब अगर वो क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल करता, तो ये उसके शरीर की सीमा से बाहर चला जाता और नुकसान ही करता। यानी जब तक उसे ऐसा गू नहीं मिलता जो क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू को संभाल सके, तब तक उसका इस्तेमाल करना आत्मघाती होता। बाई गू पहाड़ की विरासत में जेड बोन गू है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। अगर मैं उसे हासिल कर लूं, तो क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी 10 से 15 दिन लगेंगे। फांग युआन ने दक्षिण पूर्व की ओर देखा, फिर अपनी इच्छा से क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू को बुलाया। उसने क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू बाइनिंग बिंग को दिया और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को वापस बुला लिया। इस क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल करो, ये तुम्हें मगरमच्छ की ताकत देगा। प्रक्रिया थोड़ी कठिन होगी,
लेकिन 1 महीने तक इसे बार बार एक्टिवेट करने से ये पूरी तरह जुड़ जाएगा, फांग युआन ने समझाया। बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। उसके मन में खुशी थी। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू से उसकी शारीरिक ताकत की कमी पूरी हो जाएगी। वो इसे पहले अपने बाई क्लैन में ढूंढ चुकी थी, लेकिन उसे नहीं मिला था। सोचा भी नहीं था कि ये ग्यू उसे यहां जंगली इलाके में मिलेगा। गू मास्टर्स के लिए बाहर सफर हमेशा खतरों से भरा होता है, लेकिन साथ ही अवसर भी ढेरों मिलते हैं। चलो, यहां खून की गंध बहुत गहरी है, ये और जानवरों को खींच लाएगी। ऊपर से चट्टान भी गिर चुकी है, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। बाई निंगबिंग ने फांग युआन की बात मान ली, लेकिन निकलने से पहले फांग युआन ने जितना मगरमच्छ का खून और मांस इकट्ठा कर सकता था उतना समेटा और टुसिता फ्लावर में रख लिया। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू का भोजन मगरमच्छ का मांस था और ताज़ा खून ब्लड स्कल गू और ब्लड मून गू को खिलाया जा सकता था। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था और रात उतर आई थी। आसमान में तारे हल्के हल्के चमक रहे थे। ग्रैंड मगरमच्छ राजा के हमले से चट्टान गिर चुकी थी, जिससे ऊपर चढ़ना आसान हो गया। फांग युआन और बाई निंगबिंग ऊपर चढ़े तो सामने घना जंगल फैला था। जंगल लंबा चौड़ा फैला था, दूर पहाड़ों की परछाइयों तक। उसकी गहराई काले अंधकार से ढकी हुई थी, जहां अज्ञात खतरों और जंगली जानवरों का बसेरा था। ची ची, हू, अजीब आवाजें जैसे पक्षियों की चीखें या बंदरों की चिल्लाहट दोनों जवानों के कानों तक पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ लिया कि रात के समय जंगल और भी खतरनाक हो जाता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। चलो, फांग युआन ने इशारा किया। बाई निंगबिंग ने दांत भींचे, लेकिन थकान से चूर शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ी और फांग युआन के लिए रास्ता खोलने लगी। जंगल के पेड़ 4 मीटर से भी ऊंचे थे। नदी के पास होने से हवा में नमी भरी हुई थी और जमीन भी बहुत मुलायम थी। इस गर्म और गीले माहौल में काई हर जगह पसर गई थी, जमीन पर, चट्टानों पर और पेड़ों की तनों पर। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, अंधेरा और घना होता गया और ठंडक और बढ़ती गई। फांग युआन अब भी ठीक था, लेकिन बाई निंगबिंग कांप रही थी। वो अभी अभी भारी लड़ाई करके आई थी, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अब जब ठंडी हवा उसके शरीर में घुस रही थी तो उसे ठंड बहुत तेज लग रही थी। सुनो, क्यों ना थोड़ा आग जला लें और गर्म हो जाएं? बाई निंगबिंग ने आगे देखते हुए कहा। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई, जिससे वहां की खामोशी और भी गहरी लगने लगी। गर्म होने के लिए? आहा, फांग युआन हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये जंगल कुछ ज्यादा ही चुप है? चलो, आगे के पेड़ों को जरा गौर से देखते हैं। बाई निंगबिंग ने अपनी चाल धीमी की और ध्यान से देखने लगी। आगे के पेड़ छोटे और मोटे थे, जिनकी जड़ें जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी फैल रही थीं। डालियों के सिरे हरे अजगर जैसे बेलों में बदल गए थे, कुछ आपस में लिपटे हुए और कुछ सीधे जमीन में धंस रहे थे। बेलों के सिरे कुछ कुछ वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर खुले सीप जैसे दिख रहे थे, जो चुपचाप शिकार का इंतजार कर रहे थे। बीस्ट ट्रैप ट्री। बाई निंगबिंग को अकादमी में सीखी हुई बातें याद आईं और उसने इस पेड़ को पहचान लिया। ये पेड़ मांस खाने वाला था। इसकी डालियां मुलायम होकर बेलों में बदल गई थीं और उनके सिरों पर 2 बड़े पत्ते लगे थे। ये पत्ते हमेशा खुले रहते जैसे कोई बड़ा मुंह, लेकिन जैसे ही कोई शिकार पास आता, बेलें सांप की तरह झपटती और पत्ते अचानक बंद होकर उसे निगल जाते। फिर पेड़ से तेजाब जैसा रस निकलता, जो धीरे धीरे उस शिकार को गलाकर महीनों में पी जाता। बाई निंगबिंग ने गिनकर देखा, कम से कम 30-40 ऐसे 20 ट्रैप ट्री वहां मौजूद थे। उनके बीच बीच में कुछ साधारण पेड़ भी उगे हुए थे। तो यही वजह है कि यहां एकदम शांति है और कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं रैंक 3 गू से जबरदस्ती रास्ता बना सकती हूं, बाई निंगबिंग बोली। फांग युआन ने सिर हिलाया। अभी हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए रात गुजारने के लिए, और मेरी नज़र में ये 20 ट्रैप ट्रीज वाला इलाका काफी अच्छा है। इस घने जंगल में हमें इससे सुरक्षित जगह शायद ही मिले। बाई निंगबिंग की आंखें फैल गईं। यहीं पर, इन 20 ट्रैप ट्रीज के बीच, ये जगह ज्यादा सुरक्षित है? फांग युआन ने बस उसकी तरफ देखा, कुछ समझाया नहीं और मुड़कर वापस उसी रास्ते से बीच की तरफ लौट चला। बाई निंगबिंग ने दांत भींच लिए। यांगू तो फांग युआन के साथ ही था, उसे मजबूरी में उसका पीछा करना पड़ा। फांग युआन ने 2 मजबूत मगरमच्छों के शव चुने और उनके पेट चीरकर अंदर से अंग निकाले, फिर उन्हें अच्छे से साफ किया और वापस जंगल की तरफ खींच लाया। तुम ये सोच रहे हो कि बाई निंगबिंग काफी होशियार थी और फांग युआन का इरादा भांपते ही हैरान रह गई। वो उसकी अजीब सोच देखकर दंग रह गई। ह्यूमंस बाकी सब क्रीचर्स से ऊपर हैं, हमारी अनबाउंड विजडम ही हमें अलग बनाती है। जीने के अजीब तरीके ढूंढना कोई हैरानी की बात नहीं। आज रात हम इन्हीं के अंदर सोएंगे, फांग युआन बोला और समझाने के बाद खुद मगरमच्छ के पेट में घुस गया। अगले ही पल वो लुढ़क कर 20 ट्रैप ट्री के पास पहुंचा। स्विश! सबसे नजदीकी बेल बिजली की तरह झपटी। 2 बड़े पत्ते पूरे मगरमच्छ के शव को एक ही बार में बंद कर गए। इसके बाद बेलों ने धीरे से उस भारी पत्ते को ऊपर डालियों तक पहुंचा दिया। सो जाओ, कल हमें सफर जारी रखना है।
पेड़ की डालियां हल्की कांपी और पत्तों के भीतर से फांग युआन की आवाज आई। बाई निंग बिंग स्तब्ध रह गई, मुंह खोले बस देखती रह गई। काफी देर बाद वो होश में आई। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। रात की ठंडी हवा जंगल से होकर ऐसे बह रही थी मानो कोई सिसक रहा हो। बाई निंग बिंग ने दांत भींचे और फांग युआन की तरह ही मगरमच्छ के पेट में घुस गई और लुढ़क कर बीस ट्रैप ट्री की तरफ बढ़ गई। तुरंत ही बाहर से एक तेज झटका लगा, पूरा मगरमच्छ का शव हिल गया। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। आखिरकार उठना बंद हुआ। अब वो मगरमच्छ के पेट के अंदर लेटी थी और शव पत्तों के बीच सपाट पड़ा था। उसने छोटे से दरार से बाहर झांका तो आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और तारे शरारती बच्चों की तरह आंख मारते लग रहे थे। आसमान तारों से भरा है, हमारी किस्मत अच्छी है, कल मौसम अच्छा रहेगा, फांग युआन की आवाज बाहर से आई। बाई निंग बिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस करवट बदलकर थोड़ा आरामदायक होने की कोशिश की। फिर भी मगरमच्छ का ठंडा शरीर उसे सिहरन दे रहा था। उसी वक्त उसे हल्की सी खुशबू आई। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि फांग युआन पहले ही समझा चुका था कि ये बीस ट्रैप ट्री का एसिडिक लिक्विड है। लेकिन इस लिक्विड को मगरमच्छ के शरीर को गलाने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, इसलिए इस वक्त अंदर छिपना बिल्कुल सुरक्षित था। अरे हाँ, मुझे क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू इस्तेमाल करके फिर सोना चाहिए, उसने सोचा, मगर उसकी पलकें भारी हो चुकी थीं और धीरे धीरे नींद में चली गई। वो बहुत थक चुकी थी। पहले 5 दिन 5 रात तक पानी में भटकना, फिर मगरमच्छों से भयंकर लड़ाई। उस लड़ाई में उसने अपनी सीमा से आगे जाकर अपनी क्षमता को भी जगाया था। शायद औरत में बदल जाने की वजह से और फांग युआन का दबाव, चाहे वो जानबूझकर हो या न हो, उसे तन मन से थका चुका था। लेकिन फांग युआन अब भी जाग रहा था। वो मगरमच्छ के पेट से टुसीता फ्लावर निकालकर कपड़े और चोगा लाया। आधे कपड़े उसने गद्दा बनाकर नीचे बिछा दिए, आधे ओढ़ लिए। थोड़ी ही देर में उसे गर्मी मिलने लगी और वो जगह आरामदायक बिस्तर बन गई। उसके पास अब भी थोड़ी ऊर्जा बची थी। उसने आंखें बंद की और मेडिटेशन में बैठ गया। प्राइमीवल एसेंस से अपने एपेचर को पोषण देने लगा। उसके पास लिकर वर्म तो नहीं था, लेकिन हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस और ग्रेट एप्टीट्यूड की वजह से वो काफी देर तक एपेचर को नर्चर कर सकता था। प्राइमीवल सी उफन रहा था, लहरें उठतीं और एपेचर की दीवारों को धो डालतीं। जैसे ही एसेंस खर्च होता, तुरंत वापस भर जाता। पूरी रात तक नर्चर करता तो भी एसेंस खत्म नहीं होता। लेकिन फांग युआन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेडिटेशन नींद की जगह नहीं ले सकता। आधी रात तक कल्टीवेट करने के बाद वो भी सो गया। वो हल्की नींद में था और हवा की सरसराहट और जानवरों की दूर की आवाजें सुन सकता था। बहुत से जंगली जानवर बीच पर खून की गंध से खींचकर जंगल में आ रहे थे, और जैसे ही वो इस पेड़ों वाले इलाके से गुजरे, 20 ट्रैप ट्रीज ने उन्हें निगल लिया। सूरज नीले आसमान और सफेद बादलों के बीच चमक रहा था। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही थीं और येलो ड्रैगन रिवर बह रही थी, जिसके किनारे घना जंगल फैला था, मानो हरे रंग का ओशन लहरा रहा हो। 20 ट्रैप ट्री की ऊपरी शाखाओं पर बेलें लटक रही थीं और 8-9 पत्तों ने मिलकर एक पिंजरे जैसा रूप बना लिया था, जैसे सीपियों का झुंड खड़ा हो। अचानक उन पिंजरों में से एक में जबरदस्त हलचल हुई। प्यू! एक चमकीली लाल मून ब्लेड वहां से निकली और पत्तों को चीरकर बाहर निकल गई। हल्के रंग के कपड़े पहने एक लड़की, जिसके शरीर पर सफेद रंग का आमर चमक रहा था, उस पत्तों के पिंजरे से बाहर आई। वो फुर्तीली थी, उसके पैर शाखाओं पर टिकते गए और जल्दी जल्दी छलांग लगाती हुई नीचे जमीन पर सुरक्षित उतरी। वो थी बाई निंग बिंग। पूरा समय 20 ट्रैप ट्री हिला तक नहीं, जैसे वो बिल्कुल मरा हुआ हो। बाई निंग बिंग ने उस पेड़ को देखा और फैंग युआन की पिछली रात कही बात याद की। जो शिकार 20 ट्रैप ट्री से निकल भागे, उन पर ये फिर हमला नहीं करता, क्योंकि जो शिकार निकल सके वो इस पेड़ के बस का नहीं होता। भले ही इसमें दिमाग ना हो, मगर इसकी प्रवृत्ति इसे जंगली माहौल में जीने के काबिल बना देती है। आछू! बाई निंग बिंग छींक पड़ी। उसने नाक रगड़ी, फिर चारों तरफ ध्यान से देखा और अपनी जगह पहचानी। इस 20 ट्रैप फॉरेस्ट में ज्यादातर पत्तों के पिंजरे ऊंची शाखाओं से लटके हुए थे, चमकते हरे सीपियों जैसे। लगता है कल समुद्र तट पर खून की गंध ने बहुत से जंगली जानवरों को खींच लिया था। 20 ट्रैप ट्री को कल रात बहुत बड़ी फसल मिली। बाई निंग बिंग ने मन ही मन सोचा और अपने हाथ पैर फैलाकर गर्दन खटखटाई। कल रात उसकी नींद आरामदायक नहीं थी। मगरमच्छ की लाश कठोर और सख्त थी। ऊपर से ठंडी रात में भले ही वो बहुत थक गई थी, लेकिन कई बार ठंड ने उसे जगा दिया। इसलिए उसकी आंखों के नीचे भारी काले घेरे थे और मानसिक रूप से वो ठीक नहीं लग रही थी। मगर थोड़ी कल्टीवेट करने के बाद उसकी आधी से ज्यादा ताकत लौट आई थी। इस वक्त वो धूप वाली जगह खड़ी होकर अपने शरीर की ठंडक दूर कर रही थी। बाई निंग बिंग, मुझे बाहर निकालो, आवाज आई, और वो कोई और नहीं बल्कि फैंग युआन था। उसे अर्थ हियरिंग कम्युनिकेशन ग्रास की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने हलचल वैसे ही महसूस कर ली। बाई निंग बिंग ने दूसरी 20 ट्रैप ट्री की ओर देखा। उस पेड़ की ऊपरी शाखाओं में वो पत्तों का पिंजरा अब भी जस का तस था, जिसमें फैंग युआन फंसा हुआ था। उसने मन ही मन हंसी दबाई, जवाब नहीं दिया,
और आंखें बंद करके धूप सेंकते हुए जानबूझकर देर करने लगी। 15 मिनट बाद उसने एक खून लाल मून ब्लेड निकाला और बेलों को काट डाला। सीप जैसे पत्ते जमीन पर बिखर गए, फटे चीर गए। बाइनिंग बिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक और खून लाल मून ब्लेड से पत्तों को काटा ताकि फैंग युआन पिंजरे से बाहर आ सके। इतनी देर क्यों लगाई? मैं तो बहुत पहले जाग गया था, यहां तक कि थोड़ा कल्टिवेट भी कर लिया। फैंग युआन का चेहरा चमक रहा था, वो बिल्कुल ताजगी से भरा हुआ दिख रहा था। कल रात जो कपड़े और चादर उसने निकाली थी वो उसने वापस रख दी थी। बाई निंगबिंग ने नाक से आवाज निकाली। फैंग युआन की हालत देखकर वो हैरान रह गई। उसे लगा था कि फैंग युआन भी उसकी तरह ठंड और भूख से परेशान होगा, सो उसने जानबूझकर देर की ताकि उसे तकलीफ हो। लेकिन उल्टा, वो तो अपनी बेहतरीन हालत में था। काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए, पहले कुछ खा लेते हैं। फैंग युआन ने तुरंत तुसीता फ्लावर निकाला और कोल्ड स्टोन, आयरन रैक, आयरन पॉट, पानी की बोतल और सूखे बिस्किट्स वगैरह निकाल लिए। उसने फुर्ती से काम करते हुए थोड़े ही समय में मांस का स्टू पका लिया। फिर उसने इधर उधर खोजा और बीस ट्रैप ट्री की छाया के नीचे ढेर सारे मशरूम पाए। ये ट्री श्रूम्स लंबे, सूखे और पतले थे, जिनका रंग गहरा बैंगनी या काला था। बाई निंगबिंग ने फैंग युआन को उन मशरूम को पतीले में डालते हुए देखा और कहा, जंगली पौधे ऐसे ही नहीं खाए जाते, इनमें जहर हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, फैंग युआन ने सिर हिलाया। तो फिर मत खाना। बाई निंगबिंग ठंडी हंसी हंसी। अगर तुम्हें जहर चढ़ गया तो मेरे पास कोई हीलिंग गूवर्म नहीं है। फैंग युआन ने बेफिक्री से एक करछुल निकाला और उसकी नजरों के सामने ही स्टू का बड़ा घूंट भर लिया। बाई निंगबिंग ने बस नाक से आवाज निकाली। जब तक फैंग युआन ने 5-6 बड़े घूंट नहीं पी लिए, तब तक उसने खुद को आश्वस्त नहीं किया कि इसमें कोई जहर नहीं है। करछुल से पीने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। कल की तुलना में आज का स्टू कहीं ज्यादा ताज़ा और मीठा स्वाद लिए था। उसने कटोरी में पड़े ट्री श्रूम्स की तरफ देखा। साफ था कि यह स्वाद इन्हीं की वजह से था। वो फैंग युआन को देखती रही, जो चट्टान पर बैठा सिर झुकाए स्टू पी रहा था और सूखे बिस्किट्स खा रहा था, पूरी ऊर्जा और जोश के साथ। हालांकि दोनों की सोने की हालत एक जैसी थी, फिर भी बाई निंगबिंग ने अपनी दयनीय हालत से तुलना की और उसके दिल में फैंग युआन के लिए थोड़ी सी प्रशंसा जागी, चाहे वो इसे कितना भी नकारे। लेकिन अगर उसे पता होता कि फैंग युआन ने चोरी छिपे अपना क्लोक और कपड़े निकालकर खुद को गर्म रखा था, तो उसकी भावना बिल्कुल अलग होती। फैंग युआन ने उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस कीं, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया, बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे पता ही न चला हो, और खाना खाता रहा। किंग माओ माउंटेन से ही जब बाई निंगबिंग ने दृढ़ निश्चय से उसे बचाया था, फैंग युआन ने उसके भीतर की शुद्ध डिमोनिक नेचर को महसूस कर लिया था। डीमन हमेशा पागल होते हैं, तर्क से परे अडिग होकर अपने रास्ते चलते हैं। बाई निंगबिंग की डिमोनिक नेचर ने फैंग युआन को कुछ विचार दिए कि वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। लेकिन बाई निंगबिंग नाम की ये शख्सियत भी काफी जटिल थी। एक तरफ वो बहुत कोमल थी। नई जिंदगी मिलने और नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की समस्या हल हो जाने के बाद वो अब मरना नहीं चाहती थी, बल्कि जिंदगी का आनंद लेना चाहती थी। दूसरी तरफ उसकी डेमोनिक नेचर उसे रोमांच की ओर खींचती थी, जिससे उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बंधन मुक्त हो गया था। उसे मौत से डर नहीं था, और अगर मौत में भी रोमांच हो तो वो उसका पीछा कर लेती। ऐसी शख्सियत बिल्कुल एक युवा ड्रैगन की तरह थी, जो दुनिया को लेकर उत्सुक है, स्वच्छंद स्वभाव की है और जिसकी जंगली प्रवृत्ति काबू में नहीं लाई जा सकती। उसके अपने रास्ते थे, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपने सपने थे। बाई निंगबिंग अभी पूरी तरह डीमन लॉर्ड नहीं बनी थी, वो सिर्फ एक डीमन चाइल्ड थी। लेकिन असली डीमन कभी अपना रास्ता नहीं बदलते, उनकी दिशा बदली नहीं जा सकती और वे किसी के आगे झुकते भी नहीं। सच्चे डीमन सिर्फ अपने ही प्रति वफादार होते हैं, अंधेरे में अकेले चलते हैं और अपना खुद का रास्ता बनाते हैं। सच्चे डीमन दूसरों की प्रशंसा कर सकते हैं, मगर वे कभी किसी के आगे नहीं झुकते। एक सच्चा डीमन अपने ही ऊपर का मालिक होता है, सर्वोच्च अस्तित्व। फैंग युआन बाई निंगबिंग को इसलिए समझता था क्योंकि वो खुद को समझता था। उसे पता था कि बाई निंगबिंग कभी उसके सामने नहीं झुकेगी। लेकिन न झुकने का मतलब ये नहीं कि उसे काबू नहीं किया जा सकता। उसका रास्ता बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फैंग युआन के पास रैंक 3 कल्टिवेशन होती तो उसे बाई निंगबिंग की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन इस समय उसके पास सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज थी, इसलिए बाई निंगबिंग की अहमियत बहुत बड़ी थी। बेशक उसे वश में करके इस्तेमाल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाई निंगबिंग चालाक और घमंडी थी, उसे जबरदस्ती नहीं झुकाया जा सकता। सिर्फ छोटे छोटे कामों से या बाहर के दबाव से धीरे धीरे उसे साधा जा सकता था। चोरी छिपे कपड़े निकालकर गर्म होना ये फैंग युआन की कंजूसी नहीं थी। पहले बाई निंगबिंग ने जानबूझकर समय बर्बाद किया था और फैंग युआन ने उसका पीछा नहीं किया। ये उसकी बड़ी दिलदारी नहीं थी। उसे वश में करने के लिए मुझे काफी वक्त देना होगा, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। मुझे भी अपनी कल्टीवेशन वापस लानी है। दोनों ने खाना खा लिया तो तकरीबन दोपहर हो चुकी थी। जमीन पर जंगली जानवरों के फुटप्रिंट्स हर जगह थे। दोनों फिर से आगे बढ़े,
बाइनिंग बिंग रास्ता बनाते हुए उन्हें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जंगल के पेड़ ऊंचे होते गए। पहले तो सिर्फ 3-4 मीटर ऊंचे 20 ट्रैप ट्रीज थे, मगर धीरे धीरे 5-6 मीटर ऊंचे हो गए और कभी कभी 7-8 मीटर ऊंचे किंग ट्रीज भी दिख जाते, जो भीड़ में खड़े सारस जैसे लगते। बेशक वहां सूखी हुई डालियां भी जमीन पर गिरी पड़ी थीं, हरे मॉस से ढकी हुई। कहीं कहीं नई कोपलें फूट रही थीं और कहीं बिजली गिरने से पेड़ टूटकर बिखरे पड़े थे, मानो आसमान का गुस्सा जाहिर हो रहा हो। ये बड़े बड़े पेड़ पास पास उगकर पूरे आसमान को ढक देते थे। जैसे जैसे भीतर जाते, ठंड बढ़ती जाती। तेज धूप घने पत्तों से रुक जाती और सिर्फ हल्की सी किरणें ही अंदर आती, जो जंगल में गहरे साए बनाती। हवा चलती तो पत्तों की सरसराहट होती और छायाएं सोने के टुकड़ों जैसी हिलती। जंगल पूरी तरह शांत नहीं था। कभी कभी हिरन, लोमड़ी, खरगोश और दूसरे जानवर इधर उधर भागते नजर आते। ज्यादातर तो पक्षी थे, कहीं 3-4 के झुंड में, कहीं बड़े बड़े झुंड में आसमान में उड़ते हुए। बाकी कुछ टहनियों पर बैठे सुर में गाते। कभी कभी दूर से बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती। दोनों चलते और रुकते रहे। अर्थ हियरिंग कम्युनिकेशन ग्रास की मदद से उन्होंने कई खतरों से बचाव किया, लेकिन कुछ जगहें ऐसी थीं जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। वहां बाइनिंग बिंग की लड़ाई की ताकत की जरूरत पड़ी। रैंक 3 कल्टीवेशन जंगल के मुश्किल हालात झेलने के लिए काफी थी। फिर से रात उतर आई और फैंग युआन ने एक सुरक्षित जगह चुनी, एक पथरीली पहाड़ी। बाइनिंग बिंग इतनी थक गई थी कि नुकीले पत्थरों पर भी तुरंत सो गई। दूसरे दिन जब वो उठी तो उसके पूरे शरीर में दर्द था। गर्दन टेढ़ी हो गई थी और सिर घूम नहीं पा रहा था। छींकें भी लगातार आने लगीं। साफ था कि उसे सर्दी लग गई थी। फांग युआन ने इन सब बातों को ध्यान में रखा और उनकी यात्रा जारी रखी। वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पास अब कोई मूवमेंट टाइप गू नहीं था। पहले फांग युआन के पास 1000 ली अर्थवुल स्पाइडर और बाइनिंग बिंग के पास व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक गू था। दोनों रैंक 5 के मोबाइल गू थे, लेकिन एक मर गया और दूसरा भाग गया। फिर भी फैंग युआन को कोई जल्दी नहीं थी। उसकी कल्टीवेशन कमजोर थी और उसे वक्त चाहिए था। दिन में जब भी जरा सा वक्त मिलता वो कल्टीवेशन करता। आराम के बीच भी वो एक पल गंवाता नहीं था। रात में देर तक कल्टीवेट करता। कुछ दिनों बाद बाइनिंग बिंग बीमार पड़ गई। उसे जुकाम हो गया, सिर दर्द करने लगा और उसकी लड़ाई की ताकत तेजी से गिरने लगी। बुखार भी हो गया। फांग युआन को रुककर तुसीता फ्लावर की दवा और कुछ औषधि लेप उसके शरीर पर लगाना पड़ा। हालांकि ये लेप उसकी त्वचा पर जलन देते, मगर शरीर की ठंडक निकाल देते थे। 6 दिन आराम करने के बाद ही बाइनिंग बिंग ठीक हुई। ये बीमारी उसके लिए बहुत बड़ा सबक बन गई। इस दौरान वो हमेशा सुस्त रहती। उसके पास जरा सी ताकत नहीं बची थी, यहां तक कि लेप भी खुद नहीं लगा पा रही थी। ये सब फैंग युआन ने उसकी मदद से किया। अगर फैंग युआन ना होता तो मैं इस बार बहुत बुरी हालत में होती। ठीक होने के बाद बाइनिंग बिंग ने मन ही मन आह भरी। चाहे जितना भी न मानना चाहे, ये सच्चाई थी। पहले वो बहुत सख्त और आक्रामक बोली बोलती थी, मगर इस घटना के बाद वो काफी शांत हो गई। अक्सर चुप रहती, कभी कभी तो आधा दिन निकल जाता और वो कुछ नहीं बोलती। जितना वो कम बोलती, उतना ही फैंग युआन नेतृत्व करता और उसका दबदबा बढ़ता गया। इस तरह धीरे धीरे वो दोनों का नेता बन गया। समय जल्दी बीत गया। आधे महीने बाद बाइनिंग बिंग पतली हो गई थी, लेकिन उसके शरीर से एक मजबूत इलीट ऑरा निकल रहा था। उसकी कॉन्सेंट्रेशन अब बेहतर थी और उसकी नीली आंखें चमक रही थीं, जैसे चारों तरफ गौर से देख रही हों। बेहिसाब उसने इस प्राइमल जीवन में खुद को ढाल लिया था और इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। फैंग युआन जानता था, हालांकि बाइनिंग बिंग गंभीर दिख रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार मान ली है। उसका दिल सीखने और गंभीरता से अनुकूल होने की कोशिश करने के लिए प्रेरित था। कभी कभी वो फैंग युआन के कुछ आइडियाज का विरोध भी करती थी, और हालांकि वे अब भी काफी सुपरफिशियल थे, उसने अपनी शुरुआती नाइविटी को पार कर लिया था। फैंग युआन हर दिन बाइनिंग बिंग में सुधार महसूस कर सकता था, लेकिन ये स्थिति अप्रत्याशित नहीं थी। बाइनिंग बिंग को सबड्यूट करना आसान नहीं था। कोई भी ट्रू डीमन अपने स्पिरिट्स को बहुत रेजिस्ट करता। जलते सूरज के नीचे दोनों छायादार फॉरेस्ट में छिपे हुए माउंटेन वैली को सावधानी से ऑब्जर्व कर रहे थे। घाटी में एक विशाल क्रोकोडाइल शांति से सो रहा था। एक लावा क्रोकोडाइल, 3 हाथियों के बराबर आकार का। उसका शरीर डार्क रेड स्केल से ढका हुआ था और उसके 4 मोटे मजबूत पैर उसके विशाल शरीर को सपोर्ट कर रहे थे। उसकी क्रोकोडाइल टेल मेटालिक लस्टर में चमक रही थी और लगभग 10 मीटर लंबी थी। सबसे खास बात, उसकी पीठ पर 2 उभार थे, जैसे 2 छोटे वोल्केनोज। जब वो सांस लेता तो इन उभारों से 2 ब्लैक स्मोक की कॉलम्स उठती, कभी कभी ज्यादा, कभी कभी कम। ये लावा क्रोकोडाइल 1000 बीस्ट किंग है। इसे मारना बहुत जोखिम भरा है। बाइनिंग बिंग सतर्कता से देख रही थी। 1000 बीस्ट किंग में रैंक 3 वाइल्ड गू वर्म्स होते हैं। बीस्ट किंग की मजबूत बॉडी फिजिक के साथ रैंक 3 पीक स्टेज गू मास्टर्स भी 1v1 में आसानी से जीत नहीं सकते। ग्रेट रिस्क्स, ग्रेटर रिवॉर्ड्स। जंगल में क्रोकोडाइल ढूंढना आसान नहीं है।
क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू के लिए क्रोकोडाइल मीट चाहिए, हमारे पास आधे से भी कम बचा है। पहले इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, फैंग युआन ने कहा। लावा क्रोकोडाइल जमीन के अंदर समूहों में रहते हैं। केवल बीस्ट किंग की स्ट्रेंथ होती है कि वो सरफेस पर आ सके और फ्रेश एयर ले सके, सूरज का आनंद ले सके। बाई निंग बिंग ने दांत पीसे और खड़ी हो गई। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू पाने के बाद वो इसे इस्तेमाल कर रही थी। अब उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी एक क्रोकोडाइल की ताकत से दूरी थी। इंक्रीमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ था। लावा क्रोकोडाइल सो रहा था, लेकिन जब बाई निंग बिंग इसके लगभग 50 स्टेप्स करीब गई तो उसने अपने रेड गोल्डन आइज खोले। Plop. उसने अपने शरीर को सपोर्ट किया और अपना सिर घुमाया। उसकी नाक से 2 गशेस ऑफ हॉट एयर बाहर निकले। बाई निंग बिंग का एक्सप्रेशन गंभीर था। उसने कैनोपी गू एक्टिवेट किया, लेकिन फिर भी हीटेड एयर की ताकत उसका सामना कर रही थी। उसने चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड नहीं निकाला, बल्कि ब्लड मूनब्लेड को बाहर निकाला। रैंक 3 मूनब्लेड लावा क्रोकोडाइल की पीठ को लगा, कुछ स्केल्स काट डाले और लावा क्रोकोडाइल किंग को गुस्सा दिला दिया। इसने एक्यूरेटली बाई निंग बिंग को एम किया, अपना विशाल मुंह खोला और एक डार्क रेड लावा फायरबॉल छोड़ा। लावा फायरबॉल स्टोन मिल के आकार का था। बाई निंग बिंग ने इसे हेड ऑन लेने की हिम्मत नहीं की और डॉज किया। बम! लावा फायरबॉल ने आकाश में आग बनाई और माउंटेन रॉक्स पर गिरा। एक्सप्लोजन में माउंटेन रॉक्स के टुकड़े उड़े और फ्लेम्स ने सब कुछ जला दिया। एक छोटे आकार का मशरूम क्लाउड आकाश में तैरता दिखा और फिर गायब हो गया। एक्सप्लोजन एरिया में एक बड़ा क्रेटर बन गया और उसके अंदर फ्रेश लावा धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। रैंक 3 लावा एक्सप्लोजन गू। फैंग युआन ने इसे देखकर अपने दिल में कंक्लूड किया। कुछ मिनट बाद फैंग युआन क्लिफ के ऊपर से एक रोप फेंकता है और बाई निंग बिंग को ऊपर खींचता है। लावा क्रोकोडाइल किंग ग्राउल करता है, लेकिन पीछा नहीं करता। फैंग युआन और बाई निंग बिंग की फिगर गायब हो गई और ये फिर से जमीन पर लेटकर अपने सनबाथ का आनंद लेने लगा, क्योंकि बाई निंग बिंग के अटैक्स केवल प्रोबिंग थे। लावा क्रोकोडाइल किंग ने उसे कोई थ्रेट नहीं माना, केवल उसे इंट्रूडिंग वाइल्ड बीस्ट समझा और चेस किया। ये लावा क्रोकोडाइल किंग है, जिसमें 3 गू वर्म्स हैं, एक लावा एक्सप्लोजन गू, एक फ्लेम स्टमक गू और एक अक्यूमुलेटिंग ऐश गू। सभी 3 रैंक 3 गू वर्म्स हैं। कवरिंग अटैक, डिफेंस और हीलिंग, सभी 3 बेसिक एस्पेक्ट्स अश्योर्ड हैं। वैली छोड़ते हुए फैंग युआन ने जो ऑब्जर्व किया उसे कंक्लूड किया। बाई निंग बिंग ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसने पहले खुद प्रोब किया था और जानती थी कि इस क्रोकोडाइल किंग को मारना बेहद मुश्किल है और लगभग इम्पॉसिबल है। नेवर माइंड उस लावा एक्सप्लोजन गू को, इवन फ्लेम स्टमक गू का डिफेंस ब्लड मून गू से नहीं तोड़ा जा सकता। केवल चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड ही इसे नजदीक से कर सकता है। लेकिन अगर हम इसे डिस्ट्रॉय करते हैं तो सेंटीपीड भी क्रिपल हो जाएगी। इन दिनों इसे एनिमीज मारने के लिए इस्तेमाल करने के बाद इसके रेजर्स पहले से ही खराब स्थिति में हैं। प्लस अगर हम डिफेंसेस तोड़ भी दें तो अक्यूमुलेटिंग ऐश गू अभी भी क्रोकोडाइल किंग को हील कर सकता है। इसकी स्टैमिना निश्चित रूप से हम दोनों कंबाइंड से ज्यादा है। बैटल ऑफ एट्रिशन में हम डेफिनेटली हारेंगे। सबसे बड़ी बात, ये अंडरग्राउंड बरो कर अपनी नेस्ट में वापस जा सकता है। हम इसे जाने से रोक नहीं सकते, बाई निंग बिंग ने कहा। फैंग युआन ने सिर हिलाया। तुम्हारा एनालिसिस सही है, लेकिन अब मुझे इसे मारने की और भी इच्छा है। आशगू, जो एशेस को खाने के लिए यूज करता है, उसे फीड करना आसान है। यह हमारे हीलिंग गू वर्म के लिए भी बहुत सूटेबल है। भले ही गू वर्म अच्छा हो, हमें इसे एंजॉय करने के लिए जीना भी जरूरी है। तुम्हारे पास यांगू हो सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर सकते हो या मुझे ऐसी लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालने का आदेश दे सकते हो, बाई निंग बिंग ने नाक भौं से कोड़ते हुए कहा। हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वाइल्ड बीस्ट्स को छोड़ो, लेकिन इस लावा क्रोकोडाइल किंग का इस्तेमाल करके हम अन्य बीस्ट किंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें आपस में लड़वा सकते हैं और फिर उसका फायदा उठा सकते हैं, फैंग युआन ने कहा, क्योंकि वो डिफिकल्टी देखकर हार मानने वाला नहीं था। असंभव को संभव में बदलना, यही उसका पसंदीदा काम था। अगर ये कोई और वाइल्ड बीस्ट होता तो जब तक वो अभी अभी माइग्रेशन करके आया हो, उसके अपने टेरिटरी होते, वे अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे की एग्जिस्टेंस जानते और आमने सामने नहीं लड़ते। लेकिन लावा क्रोकोडाइल किंग अलग था। ये आमतौर पर अंडरग्राउंड रहता था, कभी कभी सरफेस पर फ्रेश एयर लेने आता, जैसे समुद्र की गहराई में मछली कभी कभी सरफेस पर कूदती है। अन्य बीस्ट किंग्स को इसकी एग्जिस्टेंस पता नहीं थी। ये ऐसे थे जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स। सिवाय लाइटनिंग लाइकन जैसे हाई इंटेलिजेंस वाले बीस्ट किंग्स के, ज्यादातर अन्य बीस्ट किंग्स ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। एक बार एक बीस्ट किंग को लुभाया गया तो वे एक दूसरे को थ्रेट समझेंगे और इंटेंस बैटल शुरू कर देंगे। जब दोनों इंजर्ड हो जाएंगे तब फैंग युआन और बाई निंग बिंग रॉब द ओनर व्हेन हिज हाउस इज ऑन फायर कर पाएंगे। फैंग युआन की बातों से बाई निंग बिंग की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर हिलाया। हमारे पास मूवमेंट टाइप गू नहीं है, इसलिए ये प्लान रिस्की है, लेकिन लावा क्रोकोडाइल किंग से सीधे लड़ने के मुकाबले हमारी सफलता की उम्मीद ज्यादा है। इसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन सोसाइटी में, वैसे ही वाइल्ड बीस्ट्स के बीच भी उनके अपने टेरिटरीज होते हैं। स्ट्रॉन्गर बीस्ट किंग्स बीस्ट ग्रुप्स को लीड करते और रिसोर्सेज वाले एरियाज पर कब्जा करते।
जैसे ह्यूमन क्लैन स्पिरिट स्प्रिंग पर कब्जा करता हो। फोर्सेस के बीच इंटरैक्शन होती और जब वे दूसरों के क्षेत्र में जाते तो कुछ फाइंडिंग्स मिलती। अगले 5 दिन बाई और फैंग लावा क्रोकोडाइल को फोकल पॉइंट बनाकर चारों तरफ खोजबीन करते रहे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आए थे, वहां स्काउटिंग की जरूरत नहीं थी। वाली को लूप करते हुए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उन्होंने एक व्हाइट एप गैंग देखा। लीडर एक ओल्ड व्हाइट एप था, 1000 बीस्ट किंग। व्हाइट एप की स्पीड फास्ट थी, अगर इसे ल्यूर किया तो दोनों डेफिनेटली सराउंडेड हो जाते, इसलिए वहां प्लान छोड़ना पड़ा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक रॉटिंग स्वैम्प था, वहां की स्मेल अनबेरेबल थी, ये पॉइजन की दुनिया थी। पॉइजनस स्नेक पेड़ की जड़ों के नीचे पड़ा था, फिश साइज्ड पॉइजनस बीज ग्रुप में उड़ रहे थे और बड़े स्पाइडर वेब्स में फेस साइज्ड ब्लैक स्पाइडर्स थे। स्वैम्प के सेंटर से फ्रॉग्स की चीख सुनाई दे रही थी। फैंग युआन ने डिड्यूस किया कि यह लॉर्ड ऑफ स्वैम्प था, पॉइजन स्वॉलोइंग टोड, रैंक 4, स्मॉल बॉडी और पॉइजन पर फीड करता था। अगर गू मास्टर पॉइजन होता तो इसे एक्टिवेट करने पर हीलिंग इफेक्ट होता। इसकी स्पीड खराब थी, लेकिन स्वैम्प के डीप पार्ट्स में जाकर इसे लुभाना मुश्किल था। फांग युआन और बाइनिंग बिंग के पास कोई हीलिंग गू नहीं था। अगर पॉइजनस क्रीचर ने काटा तो बहुत ट्रबल होता। साथ ही छोटे पॉइजन स्वॉलोइंग फ्रॉग को बड़े स्वैम्प में ढूंढना एक्सट्रीमली मुश्किल था। अंत में दोनों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़े और वहां एक बीहाइव देखा, हाउस जितना बड़ा। अंदर बहुत संख्या में डरावने इंसेक्ट ग्रुप फ्रेंजी नीडल बी थे। फ्रेंजी नीडल बी अगर गू बन जाए तो उसे पेनिट्रेट करने की क्षमता होती। इसका मतलब बाइनिंग बिंग के स्काई कैनपी गू प्रोटेक्शन से भी रैंक 3 फ्रेंजी नीडल्स पियर्स कर सकते थे। रात में हवाएं उबल रही थीं। हवा माउंटेन केव्स में घुस रही थी। कैंप फायर भी हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी। ये स्मॉल माउंट था और अंदर केव मिली। केव का लोकेशन ऑप्टिमम नहीं था। पहला ये कि विंड की तरफ फेस नहीं करता था, हवा अंदर आ रही थी और मॉइस्चर ज्यादा थी। ऊपर कवर नहीं था, जैसे वेल स्टार्स दिखाई दे रहे थे। फांग युआन और बाइनिंग बिंग गंभीर थे, आग के चारों ओर बैठे थे। फांग युआन एक्सप्रेशनलेस था, जबकि बाइनिंग बिंग डिसअपॉइंटमेंट में साई करती हुई बोली, इन कुछ दिनों में हमने सराउंडिंग्स पूरी तरह एक्सप्लोर कर ली। तुम्हारा आइडिया ग्रेट है, लेकिन कोई सूटेबल टारगेट नहीं मिला। लगता है लावा क्रोकोडाइल किंग पर प्लान छोड़ना पड़ेगा। प्लान्स आदमी बनाता है, लेकिन सक्सेस हेवंस तय करता है। हमारी शक्ति इनसफिशिएंट है, इसलिए कुछ चीजों के लिए लक पर निर्भर रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी भी क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू रेस करना चाहता था, लेकिन लगता है हम लावा क्रोकोडाइल किंग को नहीं मार सकते। कल हम सेट ऑफ करेंगे और बाइगू माउंटेन की तरफ बढ़ेंगे। फांग युआन हेल्पलेसली नॉडेड। लेकिन इसी समय बाहर से अचानक लावा क्रोकोडाइल किंग के फ्यूरियस ग्राउल सुनाई दिए। क्या हुआ? ये लावा क्रोकोडाइल किंग है। दोनों ने आई कांटेक्ट किया और केव से बाहर निकले, दूर कहीं देखते हुए। वैली में रेनबो कलर्स चमक रही थीं, फ्लेम्स ब्राइट जल रही थीं, इंपोजिंग ऑरा दे रही थीं। ब्रिलियंट रेनबो लाइट में एक फेजेंट माउंटेन जितना बड़ा दिखाई दिया। उसकी क्राउन सोने जैसी चमक रही थी। फेदर्स लगातार रंग बदल रहे थे, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ब्रिलियंस दे रहे थे। ओ नहीं, ये शुआन युआन डिवाइन फेजेंट है, मिरियड बीस्ट किंग लेवल बर्ड। लावा क्रोकोडाइल किंग के लिए अब खतरा हो गया, फैंग युआन ने तुरंत कहा। Xuan Yuan Divine Pheasant? Binding Bing perturbed थी। ये लोन ट्रैवलिंग मिरियड बीस्ट किंग है, स्काइज में उड़ता है सिर्फ लैंडिंग फूड लेने के लिए। डिवाइन फेजेंट की नंबर्स लो होती हैं, इनके बॉडी में रेनबो गू होता है। जब लड़ाई होती है, स्काइज रेनबो लाइट से भर जाती हैं, 5 से 7 अलग अलग लाइट्स चमकती हैं। सिस, अब हम लावा क्रोकोडाइल किंग को नहीं पकड़ सकते, जल्दी रिट्रीट करते हैं। ये डिवाइन फेजेंट ईगल की तरह शार्प आइड है, अगर ये हमें ढूंढ ले और अटैक करे तो हम बड़े ट्रबल में होंगे। फैंग युआन कहते हुए केव में रिट्रीट किया। बाइनिंग बिंग ने अपने होंठ कसे और क्लोजली पीछे पीछे चली। 1 घंटे बाद लावा क्रोकोडाइल किंग ने आखिरी बार कराह करके चुप्पी साध ली। कुछ ही समय बाद बाइनिंग बिंग और फैंग युआन ने शुआन युआन डिवाइन फेजेंट को अपना खाना चबाते हुए सुना। लेकिन शुआन युआन डिवाइन फेजेंट की भूख बहुत बड़ी थी और एक लावा क्रोकोडाइल किंग उसकी भूख को पूरा नहीं कर सकता था। उस रात फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ने नींद नहीं ली। लावा क्रोकोडाइल किंग के कराहने के बाद उन्होंने व्हाइट एप की चिल्लाहट, पॉइजन स्वॉलोइंग टोड की चीख और बी ग्रुप्स की फड़फड़ाहट सुनी। सबसे महत्वपूर्ण, शुआन युआन डिवाइन फेजेंट की जोरदार चीख। सिर्फ शाम तक शुआन युआन डिवाइन फेजेंट आसमान में उड़ गया और उसके रास्ते में एक रेनबो बन गया। जब रेनबो की ट्रेल आसमान में गायब हुई, फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ने आखिरकार केव से बाहर निकलने की हिम्मत की। दोनों वापस मूल घाटी में आए। घाटी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, आधी नष्ट। लावा क्रोकोडाइल किंग पेट के बल जमीन पर पड़ा था, जैसे पूरी तरह मृत हो गया हो। उसका पेट शुआन युआन डिवाइन फेजेंट ने खोल दिया था और अंदर का मांस और आंत सब खा लिया। केवल उसका स्केलेटन बचा था, जो डार्क रेड क्रोकोडाइल स्किन से जुड़ा हुआ था। दोनों ने थोड़ी तलाश की। वे जल्दी ही एक लाल ग्लास फ्रैगमेंट ढूंढ निकाले। ये फ्लेम स्टमक गू का बचा हुआ हिस्सा था। स्पष्ट था कि लावा क्रोकोडाइल किंग ने अपने बचाव के लिए फ्लेम स्टमक गू को एक्टिवेट किया था, लेकिन शुआन युआन डिवाइन फेजेंट ने उसे जोर देकर हरा दिया, जिससे फ्लेम स्टमक गू भी नष्ट हो गया।
बाकी दो गू, लावा एक्सप्लोजन और अक्यूमुलेटिंग ऐश गू, कहीं नहीं मिले। ये कोई अजीब बात नहीं थी। जब होस्ट मर जाता है तो वाइल्ड बीस्ट्स के शरीर में रहने वाले गू वर्म्स निकल जाते हैं और ऐसे घूमते हैं जैसे उनका कोई घर नहीं है। अक्यूमुलेटिंग ऐश गू हीलिंग के लिए बहुत आदर्श गू था, फांग युआन की स्थिति के लिए परफेक्ट। लेकिन चीजें अक्सर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। अक्यूमुलेटिंग ऐश गू न मिलना फैंग युआन की उम्मीद में था, लेकिन वे खाली हाथ वापस नहीं लौटे। लावा क्रोकोडाइल किंग के शव में अभी भी थोड़ा मांस बचा था। शुआनयुआन डिवाइन फेजेंट ने कॉर्प्स का अधिकांश हिस्सा खा लिया था, लेकिन कुछ स्क्रैप्स ऐसे बचे जो फैंग युआन और बाई निंगबिंग ले सकते थे। एक दोपहर काम करने के बाद उन्होंने आखिरकार सारे मांस को काटकर टुसिता फ्लावर में संग्रहित कर लिया। ये क्रोकोडाइल मीट 3 महीने के लिए क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू को फीड करने के लिए काफी है। चलो बाकी जगह एक्सप्लोर करते हैं। फंग युआन और बाई निंगबिंग व्हाइट एप्स के टेरिटरी में पहुंचे। पहले डेंस फॉरेस्ट में व्हाइट एप ग्रुप्स खेलते और झूलते थे, लेकिन अब हर जगह पेड़ टूटे हुए थे, व्हाइट एप के अंग बिखरे हुए थे। कुछ पुराने, कुछ अपंग या यंग एप्स अपने मृत साथियों की रक्षा करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पूरे जंगल में सैडनेस और डेवस्टेशन का माहौल था। शुआनयुआन डिवाइन फेजेंट ने पिछले रात 1020 समूह में तबाही मचा दी थी। अब सिर्फ 200-300 बचे थे और बाकी कुछ 100 बीस्ट किंग व्हाइट एप्स सभी घायल थे। बाई निंगबिंग ने चमकती आंखों से देखा, अब व्हाइट एप ग्रुप सबसे कमजोर है, क्या हम अटैक करें? फांग युआन ने उसे रोका। ये इसलिए नहीं कि उसे व्हाइट एप्स पर दया आई, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि इस तरह वो और भी डेंजरस हो सकते हैं। एक आर्मी जो राइटस इंडिग्नेशन से जल रही है हमेशा जीतती है। इन व्हाइट एप्स के साथ गड़बड़ी मत करो। एक बार अगर तुमने हमला किया तो वे रेज में रिलेंटलेस अटैक करेंगे जब तक हम मर न जाएं। ये कुछ 100 बीस्ट किंग्स हालांकि घायल हैं, अकेले हैंडल नहीं कर सकते। बाई निंगबिंग ने यह सुनकर फैंग युआन की ओर देखा और फिर अटैक का प्लान छोड़ दिया। दोनों दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर बढ़े, यानी रॉटन स्वाम्प की तरफ। स्वाम्प पूरी तरह अलग नजर आ रहा था। शुआनयुआन डिवाइन फेजेंट ने इसे तबाह कर दिया था। उनका लिविंग एनवायरनमेंट बुरी तरह से नष्ट हो गया था और स्वाम्प की मेजर फोर्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई थीं। हालांकि शुआनयुआन डिवाइन फेजेंट चला गया था, स्वाम्प अभी भी शांति में नहीं था। हर तरह के पॉइजनस क्रीचर्स एक दूसरे को मार रहे थे केओस में। फैंग युआन और बाई निंगबिंग स्वाम्प के फ्रिंज पर खड़े हुए। थोड़ी ही देर में उन्होंने 3 लड़ाइयां देखीं। पहली साइट में 2 ब्राइटली कलर्ड पॉइजनस स्नेक्स लड़ रही थीं और अंत में एक दूसरे के द्वारा निगल ली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद एक क्रैब साइज्ड स्कॉर्पियन आया और पॉइजनस स्नेक को मार डाला। दूसरी लड़ाई में पॉइजन पाउडर मॉथ और ईरी ब्लू टोड थे। लड़ाई में टोड ने अपनी टंग फैलाकर मॉथ को निगल लिया। थोड़ी देर में मॉथ टोड के मुंह में सफोकेट होकर मर गया, लेकिन टोड भी पाउडर से पॉइजन होकर मर गया। तीसरी लड़ाई में फेस साइज्ड ब्लैक स्पाइडर था जो कि मड से बाहर आया। उसका बॉडी एंट से ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद एंट्स जीत गए और स्पाइडर को पूरी तरह डिवार कर दिया। इस केओटिक सीन को देखकर फैंग युआन और बाई निंगबिंग तुरंत वहां से चले गए। आखिरकार वे फ्रेंजी नीडल बी ग्रुप के नेस्ट तक पहुंचे। घर जैसे बीहाइव पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था। आसपास एकदम क्वाइट था, एक भी फ्रेंजी नीडल बी नहीं बची थी। दोनों ने नजदीक जाकर देखा। तुरंत सस्मे की खुशबू बाई निंगबिंग की नाक में आई और उसने सूंघते हुए कहा, यह स्मेल क्या है? बीहाइव की स्मेल। फ्रेंजी नीडल बी हनी नहीं बनाते, लेकिन उनके हाइव्स ग्रेट गू रिफाइनमेंट मटेरियल होते हैं। साथ ही ये ह्यूमंस के लिए सीधे कंज्यूम करने वाला फूड भी है, फैंग युआन ने कहा और अपना हाथ बीहाइव में डाल दिया। Crack. बीहाइव के फ्रैगमेंट्स डार्क येलो रंग के थे। बाई निंगबिंग की जिज्ञासु नजरें उस पर टिकी थीं जब उसने वो बीहाइव अपने मुंह में रखा, कुछ ही कांटों में कुचलकर निगल लिया। 20 का ये बीहाइव धरती के बिस्किट्स जैसा स्वाद दे रहा था, खुशबूदार और क्रिस्पी। लेकिन निस्संदेह ये प्राकृतिक भोजन बिस्किट से कहीं अधिक स्वादिष्ट था। इसमें हल्की मिठास थी, बिल्कुल ऑयली नहीं, बल्कि एक रिफ्रेशिंग स्वाद था। अच्छा स्वाद। बाई निंगबिंग ने भी एक टुकड़ा लिया और खाते ही उसके मुंह में पानी भर गया। मिठास की वजह से उसकी फ्राउंड आईब्राउज धीरे धीरे रिलैक्स हो गईं। हमारा सॉल्टेड मीट और ड्राई बिस्किट्स खत्म हो रहे हैं। हमें कुछ बीहाइव्स कलेक्ट करके तुम्हारे तुसीता फ्लावर में स्टोर करना चाहिए, बाई निंगबिंग ने सुझाव दिया। फैंग युआन ने आकाश की ओर देखा, उसका चेहरा हल्का चिंतित हुआ। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। तुम चिंतित हो कि लावा क्रोकोडाइल किंग के ब्लड स्मेल और व्हाइट एप की कॉप्स नए वाइल्ड बीस्ट्स को अट्रैक्ट कर देंगे? आराम करो, आज हवा नहीं है, वाइल्ड बीस्ट्स फिलहाल अट्रैक्ट नहीं होंगे। इस दौरान हम अपने मनचाहे ढंग से कलेक्ट कर सकते हैं, बाई निंगबिंग हंसते हुए बोली। फैंग युआन सिर हिलाकर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। बस 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 बीस की बजिंग और उड़ने की आवाज उनके कानों में आई। बाई निंगबिंग ने तुरंत आकाश की ओर देखा और देखा कि एक थिक क्लाउड बन चुका था जिसमें न्यूमरस फ्रेंजी नीडल बीज थे जो उन पर अटैक करने आ रहे थे। फ्रेंजी नीडल बीहाइव भले ही शुआनयुआन डिवाइन फेजेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया हो और सबसे डिलिशियस हिस्सा सेंटर से खा लिया हो, फ्रेंजी नीडल बीज की संख्या ज्यादा कम नहीं हुई थी।
फ्रेंजी नीडल बीज शुआन युआन डिवाइन फेजेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए जब उसने पर्याप्त खा लिया तो उसने इन इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को खत्म करने में एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं की। फ्रेंजी नीडल बी ग्रुप का घर डिस्ट्रॉयड हो गया था और लो इंटेलिजेंस होने की वजह से उन्होंने शुआन युआन डिवाइन फेजेंट पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही शुआन युआन डिवाइन फेजेंट ऊंचाई पर उड़ गया, उनकी परस्यूइंग शक्ति खत्म हो गई और वे चेस जारी नहीं रख सके, इसलिए उन्हें अपने हाइव में लौटकर घर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने देखा कि 2 यंगस्टर्स उनके हाइव में बैठे हुए हैं और उनका हाइव खा रहे हैं। इस स्थिति में हेजिटेशन क्या थी? पहले शुआन युआन डिवाइन फेजेंट के प्रति फ्यूरी पूरी तरह से फैंग युआन और बाइनिंग बिंग पर ट्रांसफर हो गई। तुरंत न्यूमरस फ्रेंजी नीडल बीज अपने पंख फ्लैप करते हुए उन पर बरस पड़े। बाइनिंग बिंग स्टन्ड थी। तुम अभी तक क्यों नहीं भाग रहे? फैंग युआन ने मुड़कर कहा और बड़े कदमों में चल पड़ा। ऐसा याद दिलाने पर बाइनिंग बिंग तुरंत मुड़ी और फैंग युआन के पीछे भागी। फ्रेंजी नीडल बी ग्रुप उनके पीछे रिलेंटलेस चेस कर रहा था। फैंग युआन आगे भाग रहा था जबकि बाइनिंग बिंग पीछे रह गई। उनके पास मूवमेंट टाइप गू नहीं थी, इसलिए बाइनिंग बिंग जल्दी ही बी ग्रुप द्वारा पकड़ी गई। Chink, chink, chink. बाइनिंग बिंग ने स्काई कैनोपी गू एक्टिवेट किया और एक व्हाइट आर्मर प्रकट हुआ, लेकिन तुरंत फ्लिकर कर गया क्योंकि उसने केवल एक पल में ऑलमोस्ट 1000 अटैक्स झेल लिए। फ्रेंजी नीडल बीज के नीडल स्टील की तरह टफ थे और उनकी हाई स्पीड फ्लाइंग कंबाइंड होकर नीडल रेन अटैक के बराबर थी। लार्ज नंबर्स क्वालिटेटिव चेंज लाते हैं। बाइनिंग बिंग की प्राइमेवल एसेंस लगातार कम हो रही थी। बी ग्रुप के अटैक्स अंडर एस्टिमेटेड नहीं किए जा सकते थे। और तो और कुछ फ्रेंजी नीडल बीज गू बन चुके थे। रैंक 3 फ्रेंजी नीडल बी गू में पियर्सिंग एबिलिटी थी, इसलिए स्काई कैनोपी गू भी डिफेंड नहीं कर सका। बाइनिंग बिंग की पीठ जल्दी पियर्स्ड हुई और वो ब्लीड करने लगी, जिससे उसने दर्द में ग्रंट किया, जबकि उसकी रनिंग स्पीड यूजुअल लिमिट्स तोड़ दी। बाइनिंग बिंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी ताकत से इतनी जल्दी दौड़ सकती है। उसकी स्पीड इतनी थी कि पहाड़ की चट्टानें और पेड़ उसके सामने उड़ते हुए आ रहे थे और उसे पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ा ताकि वो डॉज कर सके। अगर वो कहीं ट्रिप हो जाती तो बीज तुरंत घेर लेते। ऐसी अटैक में वो डेड मीट थी। पीछे से प्रेशर झेलते हुए फैंग युआन की स्थिति बेहतर थी। उसने अपनी प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट की और उन्हें अपनी कैरापेस गू में इंजेक्ट किया। उसकी पीठ की स्किन अनइवन, स्लाइटली बल्जिंग और टफ थिक क्रोकोडाइल स्किन आर्मर बन गई। ऑर्डिनरी फ्रेंजी नीडल बीज पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे और कुछ बी गू बाइनिंग बिंग की ओर अट्रैक्ट हो गए। 15 मिनट और दौड़ने के बाद बीज रिलेंटलेस चेस कर रहे थे। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग पैंटिंग थे। उनकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी। आशा है आगे एक लेक है। जैसे ही स्थिति क्रिटिकल हुई, फैंग युआन ने अचानक शाउट किया। Bainining Bing overjoyed हुई। पेड़ कम घने दिख रहे थे और हरी भरी जगह में नीला नीला प्रकाश एक्सपैंड कर रहा था। दोनों जंगल से बाहर निकले और एक लेक दिखाई दिया। फैंग युआन हेजिटेट नहीं किया और सीधे प्लॉप से लेक में जंप किया। बाइनिंग बिंग क्लोजली पीछे चली। Swish, swish, swish. फ्रेंजी नीडल बीज ने उन्हें पाने की ठानी और वे भी पानी में डाइव कर गए। बाइनिंग बिंग की व्हाइट आर्मर इंटेंसली शेक हुई क्योंकि उसने भारी संख्या में अटैक्स रिसीव किए। जैसे ही इंटेंस पेन लगी, उसने होंठ कसा और अपने हाथों से पैडलिंग करते हुए गहरे पानी की ओर स्विम किया। कुछ ही समय में फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ऑपोजिट शोर पर इमर्ज हुए। उनके शरीर से बीहाइव की स्मेल वॉश हो गई थी और पीछे देखकर उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में फ्रेंजी नीडल बीज गुस्से में उड़ रही थीं और फ्रस्ट्रेशन में पानी पर अटैक कर रही थीं। भले ही फ्रेंजी नीडल बीज छोटी थीं, वे रेजिलियंट थीं। अगर लेक बहुत डीप नहीं था तो वे फिर से सरफेस कर सकती थीं। धत्त तेरी की। बाइनिंग बिंग ने कर्स किया। अभी भी पिछले डर की लिंगरिंग फीलिंग थी। उसका एक्सप्रेशन अगली था। चाहे वो शुआन युआन डिवाइन फेजेंट हो या व्हाइट एप ग्रुप या फ्रेंजी नीडल बी ग्रुप, कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो हैंडल कर सकती। अगर लास्ट नाइट वो शुआन युआन डिवाइन फेजेंट द्वारा पकड़ी जाती तो वह उसकी मील बन जाती। मैंने काफी झेला, बाइगू माउंटेन कब पहुंचेंगे? शुश चुप रहो। फैंग युआन का एक्सप्रेशन सॉलम था। उसने आधा स्क्वाट किया और अपने फिंगर से पहले से बुझी हुई आग के रिमेन्स को टच किया। Bainining Bing तुरंत गहरी फ्राउंड। निस्संदेह ये ट्रेसेस ह्यूमंस द्वारा छोड़े गए थे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जिसमें नीला आसमान और सफेद बादल साफ दिखाई दे रहे थे। फ्रेंजी नीडल बी से पीछा छुड़ा लेने के बाद भी फैंग युआन और बाइनिंग बिंग का मूड गंभीर था, क्योंकि उनके सामने आग जलाकर मांस पकाने के निशान थे जो साफ दिखा रहे थे कि यहां पहले इंसान ठहरे थे। अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास, फैंग युआन ने मन में सोचा और उसके कानों से जड़ें निकलकर जमीन में घुस गईं। जैसे ही वो फैलने लगी, उसकी सुनने की ताकत कई गुना बढ़ गई। कुछ देर सुनने के बाद उसका चेहरा थोड़ा ढीला हुआ। आसपास कहीं कोई घात लगाकर बैठा नहीं था। फिर वो आग की जली हुई राख के पास गया और हर सबूत को छूकर ध्यान से जांच करने लगा। ये आग आधा महीना पहले जलाई गई थी। सामने वाला अकेला था और अभी आसपास नहीं है। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने नतीजा निकाला। अकेला? क्लैन के गुमास्टर्स हमेशा 5 की टुकड़ी में घूमते हैं। लगता है ये कोई डिमोनिक गुमास्टर है। बाइनिंग बिंग ने भौहें चढ़ाकर कहा।
अगर क्लैन का गू मास्टर होता तो वो राइचस गू मास्टर कहलाता और उनसे बातचीत की उम्मीद रहती। मगर अगर डेमोनिक गू मास्टर हुआ तो मिलते ही लड़ाई तय थी। ये बात इसलिए नहीं थी कि राइटस लोग अच्छे होते हैं और डेमोनिक लोग बुरे। असल में जब इंसान अकेला होता है तब उसका असली स्वभाव खुलकर सामने आता है। जंगल में कोई बंधन नहीं, इसलिए वे मनमानी करते हैं। राइटस गू मास्टर्स हमेशा ग्रुप में चलते हैं, इसलिए उन्हें साथियों की राय का ख्याल रखना पड़ता है और उनका बर्ताव समाज के नियमों जैसा दिखता है। लेकिन डेमोनिक गू मास्टर्स अक्सर अकेले चलते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं और खतरे को भांपने की गहरी प्रवृत्ति रखते हैं। बिना किसी सहारे के वे हर कदम पर अपनी सुरक्षा पक्की करते हैं। ये बात फैंग युआन और बाई निंगबिंग के लिए अच्छी खबर नहीं थी। अगर वे किसी राइटस क्लैन बेस्ड गू मास्टर से मिलते तो लड़ाई टाली जा सकती थी, मगर अगर किसी डेमोनिक गू मास्टर से पाला पड़ा तो भिड़ंत तय थी, जब तक कि वे इतनी ताकत ना दिखाएं कि सामने वाला डरकर शक में पड़ जाए। दिक्कत ये थी कि जो गू मास्टर्स अकेले जंगल में घूमते हैं वे लगभग रैंक 4 के होते हैं और खास तरीके जानते हैं। ऐसे लोग कमजोर तो कभी हो ही नहीं सकते। फैंग युआन और बाई निंगबिंग के लिए मुश्किल और बढ़ जाती थी। एक तो अभी अभी रैंक 3 बना था, दूसरा रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर, और दोनों के पास गू वर्म्स भी सीमित थे। ऐसे में जंगल का हर कदम खतरे से भरा हुआ था। अगर किसी डेमोनिक गू मास्टर से भिड़ंत हो गई तो शायद उनका बचना मुश्किल था। शुक्र है कि हमने ये कैंप फायर के निशान पहले ही देख लिए। अब हमें आंख मूंद कर सफर नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा आराम करके पहले घाव भरने चाहिए, फैंग युआन ने कहा। बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। उसे भी याद आया कि उसकी पीठ अब तक दुख रही थी। फैंग युआन ने तुसीता फ्लावर निकाला और उसमें से पट्टियां और दवा निकालकर उसका बड़ा हिस्सा बाई निंगबिंग को दे दिया। हालांकि कैरापेस गू की रक्षा बहुत छोटे इलाके तक सीमित थी और अक्सर बेकार लगती थी, लेकिन इस बार उसने फैंग युआन को बड़ा फायदा पहुंचाया। और क्योंकि ज्यादातर हमला बाई निंगबिंग पर हुआ था, फैंग युआन को हल्की चोटें आईं। उसने जल्दी जल्दी अपने घाव संभाले और फिर बाई निंगबिंग की मदद करने पहुंचा। बाई निंगबिंग ने अपना ऊपरी कपड़ा उतार दिया। उसकी पीठ पर असंख्य उंगली जितने छेद थे, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाता। फ्रेंजी नीडल भी रैंक 3 के थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके डंक आर पार चुभते थे। इस वजह से उन्होंने स्काई कैनोपी गू को भी बेअसर कर दिया। लेकिन बाई निंगबिंग ने आइस मसल्स गू भी इस्तेमाल किया था। दोहरी रक्षा होने की वजह से उसकी जान बच गई। फ्रेंजी ते बाई निंगबिंग ने दांत भींचे और गहरी सांस ली, अपने घाव साफ करवाते समय दर्द झेलते हुए। थोड़ी देर बाद उसके घावों पर पट्टियां बांध दी गईं। फैंग युआन ने खाली दवाइयों की डिब्बियां और बची हुई आखिरी पट्टी भी तुसीता फ्लावर में रख दी। हमारे पास अब बहुत कम दवा और पट्टियां बची हैं। हालांकि हम इन्हें बार बार इस्तेमाल करके भी बचत कर रहे थे, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द कोई हीलिंग गू ढूंढनी होगी। फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। दवा जैसी चीजें इस्तेमाल होते ही खत्म हो जाती हैं, उन्हें बनाना भी मुश्किल है और इकट्ठा करने में भी वक्त लगता है। लेकिन अगर हीलिंग गू मिल जाए तो उसका असर ज्यादा अच्छा होता है और वो प्राइमेवल एसेंस से चलता है, जो खुद ब खुद वापस आ जाता है। इस तुलना में हीलिंग गू साफ बेहतर साबित होता है। लेकिन कोई अच्छा जू वर्म मिलना आसान नहीं होता। असल में इस आधे महीने में उन्हें कई मौके मिले, मगर या तो ताकत कम थी या हालात अनुकूल नहीं थे, या फिर गू पकड़ने की तैयारी पूरी नहीं थी। हमें हीलिंग गू तो चाहिए ही, लेकिन उससे पहले एक और दिक्कत है, अचानक बाई निंगबिंग बोली। क्या दिक्कत? फैंग युआन ने भौं उठाई। बाई निंगबिंग ऊपर से बिल्कुल नंगी थी। उसने सामने पलटकर अपनी छाती की तरफ इशारा किया। ये 2 गांठें जब मैं दौड़ती हूं तो इधर उधर उछलती रहती हैं और लड़ाई में भी बोझ बनती हैं। मैं इन्हें काटकर निकाल देना चाहती हूं, लेकिन डर है कि घाव बहुत गहरे होंगे। बिना हीलिंग गू बॉम्ब के मुश्किल और बढ़ सकती है। वह बाई क्लैन की जीनियस थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कल्टीवेशन पर था। उसे इसके अलावा और किसी चीज की जानकारी नहीं थी। औरतों की तरफ तो और भी कम ध्यान देती थी। भले ही बाई निंगबिंग एक लड़की बन चुकी थी, पर उसने पूरी जिंदगी लड़के की तरह ही जी थी, इसलिए उसके मन में कोई फर्क नहीं था और उसने अपने इस शरीर को कभी सेक्रेड नहीं माना। आखिरकार उसे पता था कि फैंग युआन के पास यांग गू है जो उसे फिर से मर्दाना शरीर दे सकता है। इसी वजह से बाई निंगबिंग ने कभी अपने आप को लड़की के रूप में सोचा ही नहीं। फैंग युआन उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। उन्हें काटने में बहुत दिक्कत होगी, तुम बस उन्हें बांध लो। क्या बांध लूं? बाई निंगबिंग ने पूछा। पट्टी से अपने सीने को चोट जैसा बांध दो, फिर वो वहीं पर टिक जाएंगे, फैंग युआन ने कहा। बाई निंगबिंग का चेहरा बेबस और दुखी था। उसने आह भरी, हाय, अभी यही करना पड़ेगा। धीरे धीरे सूरज ढल गया और रात का अंधेरा छा गया। जंगली जानवर झुंड में झील का पानी पीने आने लगे और दोनों वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। फैंग युआन को पास की खड़ी चट्टान में एक प्राकृतिक गुफा मिली। थोड़ी तंग जरूर थी, पर सुरक्षित थी। अंदर रहने वाले पक्षियों को हटाकर वही उनकी अस्थायी जगह बन गई। कुछ दिनों में बाई निंगबिंग की चोटें काफी हद तक ठीक हो गईं। फिर दोनों अपनी यात्रा बाई गू माउंटेन की तरफ जारी रखते हैं। लेकिन उस रहस्यमयी डिमोनिक गू मास्टर की वजह से इस सफर में फैंग युआन और भी सतर्क रहा। वो बार बार अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का इस्तेमाल करके आसपास की जांच करता। यात्रा के दूसरे दिन ही उनकी ये सतर्कता काम आई।
उसे एक पेड़ के नीचे जली हुई लकड़ियां मिली जो साफ बता रही थीं कि वहां उस डेमोनिक गू मास्टर ने आग जलाई थी। तीसरे दिन उन्हें एक तेज लड़ाई के निशान एक नदी किनारे दिखाई दिए। वहां एक बड़े हरे पाइथन का कंकाल पड़ा था। उसका मांस जंगली जानवर खा चुके थे। जमीन पर उसके ढेरों चमड़े, स्केल्स बिखरे पड़े थे और नदी का बहाव भी बदल गया था। कई पेड़ टूटे और कटे पड़े थे। फैंग युआन ने काफी देर देखा, फिर थोड़े हल्के स्वर में बोला, ये डेमोनिक गू मास्टर यहां ग्रीन पाइथन से बहुत भयंकर लड़ाई लड़ा था। ये कोई साधारण पाइथन नहीं था, बल्कि 100 बीस्ट किंग ग्रीन पाइथन था। इतनी लड़ाई से यह साफ है कि उस डेमोनिक गू मास्टर के पास भी रैंक 3 कल्टिवेशन है। लेकिन फिर भी फैंग युआन उससे मिलना नहीं चाहता था। उसके लिए बेवकूफ जंगली जानवरों या दूसरे गू मास्टर्स से निपटना आसान था, क्योंकि गू मास्टर्स बुद्धिमान होते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल बड़ी चालाकी से करते हैं। रैंक 3 का डेमोनिक गू मास्टर फ्रेंजी नीडल बी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। पर चीजें मनमुताबिक कहाँ होती हैं। उसी दिन दोपहर को दोनों को फिर से डेमोनिक गू मास्टर के निशान मिले। ये डेमोनिक गू मास्टर घायल है। देखो, यहां जमीन पर उसका मांस गिरा है। लगता है जहरीला हो गया है, फैंग युआन ने कहा। धरती पर तो पॉइजनस पाइथन नहीं होते, मगर यहां बहुत आम थे। ये सुनकर बाई निंगबिंग की आंखों में चमक आ गई। ये साफ अच्छी खबर थी। दुश्मन जितना कमजोर, उनके लिए उतना ही फायदा। अगले कुछ दिनों में डेमोनिक गू मास्टर के और भी निशान दिखे। अपने 500 साल के अनुभव से फैंग युआन समझ गया कि अब वे घायल डेमोनिक गू मास्टर के करीब पहुंच रहे हैं। उसने बाई निंगबिंग को चेताया, और भी सावधान रहो। मैं देख पा रहा हूं कि उस गू मास्टर की चोटें और बढ़ गई हैं। पाइथन का जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, मगर इसी वजह से उसका स्वभाव और भी उग्र हो गया होगा। लड़ाई तो बाई निंगबिंग को ही संभालनी थी। फैंग युआन की रैंक 1 इनिशियल स्टेज कल्टिवेशन यहां किसी काम की नहीं थी। उनका सबसे बड़ा फायदा यही था कि दुश्मन खुले में था और वो दोनों छुपे हुए थे। इसलिए दोनों और भी धीमे और भी चौकसी से बढ़ने लगे। आखिरकार एक दिन दोपहर को फैंग युआन ने आंखें खोलीं। उसके कान से निकल रही जड़ों ने जमीन में आवाज सुनी। मैंने उस डेमोनिक गू मास्टर को ढूंढ लिया। वो उसी गुफा में है, आखिरी सांसों पर। अभी कुछ देर पहले उसने वहां से इंसानी सांसों की आवाज सुनी थी। दुश्मन को कमजोर देखकर वार करना चाहिए। बाई निंगबिंग की आंखों में लड़ाई का जोश और निर्दयता झलक उठी, लेकिन फैंग युआन ने उसे रोक दिया। सब्र रखो, हमें लड़ने की जरूरत नहीं। कुछ ही दिनों में जहर से वो औरत अपने आप मर जाएगी। समझ गई। बाई निंगबिंग की किलिंग इंटेंट थोड़ी कम हुई, लेकिन तभी, तुम दोनों बाहर वाले छुपने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही ढूंढ लिया है। गुफा के अंदर से एक कमजोर सी औरत की आवाज आई। ये सुनते ही फैंग युआन का चेहरा बदल गया और वो तुरंत पीछे हट गया। क्या तुम मेरे प्राइमेवल स्टोन्स और मेरे गू वर्म्स नहीं चाहते? उस आवाज ने फिर कहा। फैंग युआन और बाई निंगबिंग और तेजी से पीछे हटे। भले ही वो औरत कमजोर थी, पर उसका स्वर बहुत दृढ़ था। साफ था कि उसने कोई ट्रैप पहले से लगाया हुआ है, जिससे उसे डर नहीं था। आखिरकार कोई भी मरती हुई इंसान के साथ जान जोखिम में नहीं डालता। यहां आकर अब जाना इतना आसान नहीं है। तुम दोनों यहीं रहोगे। अचानक गुफा से उसका शरीर बाहर निकल आया। अब सब तुम्हारे भरोसे है। फैंग युआन तुरंत अपनी मौजूदगी छुपाकर गायब हो गया। बाई निंगबिंग ने जोर से जीभ चटकाई और स्काई कैनोपी गू एक्टिवेट किया। फिर उसने चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड बुलाया और दुश्मन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच 3 बार भिड़ंत हुई और वो डेमोनिक गू मास्टर दबाव में आ गई। वो एक मध्यम उम्र की औरत थी। पैरों में जूते नहीं थे। उसके पैरों के तलवों पर मोटे काले बाल उगे थे। चेहरे और हाथ पांव पर हरेपन का रंग था, पाइथन के जहर की वजह से। कुछ देर बाद वो औरत लड़ाई झेल नहीं पाई। अचानक उसने जमीन पर पैर जोर से पटका और गुफा के अंदर कूद गई। बाई निंगबिंग ने पीछा करना चाहा। पीछा मत करो, फैंग युआन ने जोर से चिताया, पर तब तक देर हो चुकी थी। धम! बाई निंगबिंग के पैरों के नीचे जबरदस्त धमाका हुआ और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। पत्थर और टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। धुआं आसमान में उठने लगा। बाई निंगबिंग जमीन पर जा गिरी, लेकिन एक छलांग लगाकर फिर से खड़ी हो गई। उसके पास स्काई कैनोपी गू की सुरक्षा थी, इसलिए उसे चोट नहीं लगी, लेकिन उसकी एपर्चर में मौजूद स्काई कैनोपी गू ने सारा आघात झेल लिया। सफेद कवच कम से कम 30% गायब हो गया। ये क्या बकवास था? बाई निंगबिंग ने गाली दी और ध्यान से देखने लगी। जहां धमाका हुआ था वहां 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा बन चुका था। गुफा के अंदर से वो शैतानी औरत गू मास्टर हंसते हुए बोली, बहुत बढ़िया। भले ही इस बार तुझे मार नहीं पाई, लेकिन अगर हिम्मत है तो दोबारा आना, छोटी औरत। हूं। बाई निंगबिंग ने ठंडी सांस छोड़ी। वो गुस्से में थी, लेकिन आवेश में आकर मूर्खता नहीं करती थी। पहले वाले धमाके में स्काई कैनोपी गू ने उसे बचा लिया, लेकिन अगर वो कुछ और वार सहती तो स्काई कैनोपी गू टूट जाता। ये अभी क्या था? अचानक जमीन से धमाका हुआ। अगर मैं जमीन से ऊपर रहूं तो क्या मैं इस हमले से बच सकती हूं? बाई निंगबिंग मन ही मन सोचने लगी। वो बेवकूफ नहीं थी।
कुछ बातों में भले ही भोली थी, लेकिन लड़ाई में उसका दिमाग और अनुभव किसी जीनियस से कम नहीं था। मेरे पास उड़ने वाला गू नहीं है। अगर मैं छलांग लगाऊं भी तो फिर जमीन को छूना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे हमला करने की जरूरत नहीं। उसकी बातों का मकसद मुझे भड़काना था। हे। ऐसा सोचकर बाई निंगबिंग ने अंधेरी हंसी हंसी। क्या तुझे लगता है कि गुफा में छिपकर तू सुरक्षित है? मैं यहां डेरा डालकर बैठ जाऊंगी। आखिरकार तुझे बाहर आना ही होगा। हा, तो बैठी रहे। मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, लेकिन तू बाहर के मौसम की मार झेलेगी। देखते हैं कौन किससे ज्यादा टिकता है, वो शैतानी औरत गू मास्टर बोली। बाई निंगबिंग ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि जितना वक्त गुजरेगा उसके लिए उतना ही फायदा था। वो शैतानी औरत ग्रीन पाइथन के जहर से ग्रस्त थी और वक्त बीतने के साथ उसकी हालत और बिगड़ेगी। लेकिन तभी फांग युआन ने उस शैतानी औरत गू मास्टर की तरफ मुट्ठी बांधकर सलाम किया। जंगली इलाके में हमारी मुलाकात बस इत्तेफाक से हुई। हम तो यहां से बस गुजर रहे थे। तुम्हें मुश्किल में डालना अपने लिए मुश्किल खड़ी करने जैसा होगा। उम्मीद है दोबारा मुलाकात ना हो। गुड बाय। ये कहकर वो पलट गया और जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? वो बस रैंक 3 की गू मास्टर है। जैसे ही हम उसका धमाका करने का तरीका समझ लें, जीत पक्की है। बाई निंगबिंग ने भौहें सिकोड़ कर कहा। फांग युआन ने नाक से ठंडी सांस छोड़ी। तू भी रैंक 3 है, लेकिन मैं तो रैंक 1 हूं। चलो सफर पर ध्यान दो। इतनी मुसीबतें मत खड़ी करो। बेटर सेफ देन सॉरी। बाई निंगबिंग हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही समझ गई कि फांग युआन बस नाटक कर रहा है। उसे पता नहीं था कि फांग युआन की योजना क्या थी, लेकिन उसे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने साथ देने का फैसला किया। गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम हमेशा इतने डरपोक रहते हो। छोड़ो, तुम्हारी जान बख्श देती हूं। उसने उस शैतानी औरत गू मास्टर को गहरी नजर से देखा, अपनी किलिंग इंटेंट बिल्कुल नहीं छिपाई। फिर कुछ देर बाद वो फांग युआन के साथ जंगल में चली गई, उस औरत की नजर से बाहर। काफी दूरी पर पहुंचकर बाई निंगबिंग ने चुप्पी तोड़ी। उसका धमाके वाला तरीका कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब वो मुझसे लड़ रही थी, उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ तब जब वो गुफा में घुसी और मैं उसके दायरे में आई, तभी धमाका हुआ। मुझे लगता है उसने गू पहले से जमीन में गाड़ रखा था और वो उसे हिला नहीं सकती। हम जंगली जानवरों का झुंड खींच सकते हैं और उनके जरिए उसके ट्रैप जांच सकते हैं। उसकी ये बातें पूरी तरह दिखा रही थीं कि लड़ाई में उसकी प्रतिभा कितनी जबरदस्त है। लेकिन फांग युआन हंस पड़ा और उल्टा सवाल किया। फिर उसके बाद? बाई निंगबिंग चौंक गई। फांग युआन ने आंखें सिकोड़ लीं, उनकी चमक और तेज हो गई। तेरे कहे मुताबिक अगर हम जंगली जानवरों को ल्योर करें और ट्रैप जांच लें, तो उसके बाद क्या? उसे जब एहसास हो जाएगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो आखिरी दम तक लड़ेगी और कम से कम हम में से एक को अपने साथ ले जाएगी। भले ही हम जीत जाएं, फिर भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और मान भी लो कि हम उसे हरा दें, तब भी उसके मन में यही ख्याल रहेगा कि कीमती गू वर्म्स दुश्मनों के हाथ नहीं छोड़ने। वो बस एक सोच में अपने सारे गू वर्म्स नष्ट कर सकती है। हमारे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं, इसलिए उसे मार भी दिया तो हमें एक भी गू वर्म नहीं मिलेगा। फिर इसका हमें क्या फायदा? बाई निंगबिंग ने भौहें तान लीं। पहले तो वो इस शैतानी गू मास्टर से चौकन्ने थे, कहीं वो अचानक हमला न कर दे। ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए था। लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आया कि उसकी असली ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी सोच बदल गई। अब उनका इरादा था इस जहरीली शैतानी गू मास्टर को मारना और उसके गू वर्म्स हासिल करना, ताकि वे और स्ट्रॉन्गर बन सकें। जंगली गू वर्म्स हर तरह के होते हैं, लेकिन जिनकी रैंक सही हो और पालना आसान हो, वो बहुत कम होते हैं। किसी गू मास्टर के गू वर्म्स बड़े ध्यान से चुने जाते हैं, हर पहलू पर सोच समझकर। अगर ऐसे गू वर्म्स मिल जाएं तो जंगली पकड़ने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन दुश्मन को मारकर उसके जू वर्म्स पाना बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि मौत के वक्त को छोड़कर गू मास्टर बस एक विचार से अपने गू वर्म्स को नष्ट कर सकता है। ज्यादातर हारने वाले के पास इतना वक्त होता है कि वो ये कर सके, और वो कभी भी अपने गू वर्म्स को उस दुश्मन के हवाले नहीं करता जिसने उसे मार डाला हो। इस शैतानी गू मास्टर को मारना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके सारे गू वर्म्स हासिल करना बेहद कठिन था। क्या तुम्हारे पास प्लंडर गू नहीं है? बाई निंगबिंग ने पूछा। एक प्लंडर गू से कुछ खास असर नहीं होगा। जंगली जानवरों के खिलाफ तो काम चला लेगा, लेकिन गू मास्टर्स के खिलाफ जीतने के लिए बहुत सख्त शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। फांग युआन ने सिर हिलाते हुए कहा। बाई निंगबिंग को अचानक कुछ याद आया और वो चिंतित हो गई। अगर हम ऐसे ही चले गए और वो आसानी से भाग निकली, तो फिर क्या करेंगे? फांग युआन जोर से हंसा और आत्मविश्वास से बोला, थोड़े समय में वो भाग नहीं पाएगी। राइचस गू मास्टर्स, चाहे वे क्लैन से हों या सेक्ट से, हमेशा कुछ हद तक परवरिश पाते हैं और उनकी क्वालिटी ऊंची होती है। लेकिन डिमोनिक गू मास्टर्स की क्वालिटी अक्सर असमान होती है। कुछ राइटिस पाथ के गद्दार होते हैं, जिनको पहले से ट्रेनिंग और गू मास्टर की बुनियाद मिल चुकी होती है। मगर कुछ किसान या शिकारी होते हैं जिन्हें अचानक मौका मिल जाता है, उनका एपर्चर जाग जाता है और थोड़ी सी इनहेरिटेंस मिल जाती है। ऐसे लोग आधे अधूरे गू मास्टर्स कहलाते हैं। ये डिमोनिक औरत गू मास्टर की बोली देहाती है, उसकी लड़ाई की तकनीक भी कमजोर है।
उसके पास जीने का तजुर्बा भी नहीं है। जहां भी जाती है वहां निशान छोड़ देती है, चोट लगने पर भी खून छुपाती नहीं है। मैं देख रहा हूं कि उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ है, हाथ पांव बड़े हैं। ज्यादातर वही किसान रही होगी, बस किस्मत से उसे इनहेरिटेंस मिल गया। फॉन्ग युआन ने आगे एनालाइज करते हुए कहा, अभी जो धमाका हुआ वो शायद रैंक 2 का घास वाला गू था जिसे उसने पहले ही गाड़ कर रखा था। उसका नाम है चार्ड थंडर पोटैटो। कोई भी उस पर कदम रखे तो धमाका हो जाता है। किसान औरत को कितना ज्ञान होगा। अजगर का जहर लगने पर भी वो उसे ठीक नहीं कर पाई। जख्म बिगड़ते जा रहे हैं, डर और असुरक्षा बढ़ रही है, इसलिए उसने अनजाने में गुफा के आगे कई चार्ड थंडर पोटैटोज गाड़ दिए। अगर हम उसे दबाएंगे तो वो कोई बड़ा कदम उठा सकती है, लेकिन अगर हम जानबूझकर चले जाएं तो उसे थोड़ा चैन मिलेगा, उसका डर कम होगा। शायद उसे शक भी होगा कि क्या हम सचमुच चले गए हैं। बाहर खतरों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है हमसे ही टकरा जाए। ऐसे में उसके लिए सबसे बड़ा सहारा वही चार्ड थंडर पोटैटोज हैं, इसलिए थोड़े समय में वो कहीं नहीं जाएगी। बाई निंग बिंग बिना एक्सप्रेशन बदले चुपचाप सुनती रही। चाहे वो कितना भी नकारे, उसे मानना पड़ा कि फांग युआन की बात सही है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हो। उसकी बराबरी करना नामुमकिन था। तुम्हारा एनालाइज अच्छा है, लेकिन उसके शरीर में जहर है, ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं। आखिरकार उसे गुफा छोड़नी ही पड़ेगी, बाई निंग बिंग ने जवाब दिया। फांग युआन ने सिर हिलाया और अपने दाहिने कान की ओर इशारा किया, इसलिए हमें उसकी निगरानी करनी होगी। उसका अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास गू भले ही रैंक 2 का है, लेकिन उसकी पहुंच कई रैंक 3 गू वर्म से भी ज्यादा है। बाई निंग बिंग ने सिर झटका। हूफ, तुम्हारा फैसला भी ठीक नहीं है। अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास एक्टिवेट करने के लिए लगातार प्राइमीवल एसेंस खर्च करना पड़ता है। मान लो तुम्हारे पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस है और तुम जल्दी एसेंस वापस पा लेते हो, लेकिन इंसान की ताकत आखिरकार सीमित होती है। तुम्हें भी आराम और नींद चाहिए। हर वक्त तो उसकी खबर नहीं रख सकते ना। फांग युआन ने आंखें घुमाते हुए कहा, इतने बेवकूफ क्यों बन रही हो? वो एक है और हम 2। गू वर्म्स को उधार दिया जा सकता है, इसलिए अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास गू को बारी बारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई निंग बिंग का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में शर्म की झलक आई। चिह, इतनी आसान बात मैं क्यों नहीं सोच पाई? उसने दांत पीसते हुए खुद पर गुस्सा किया। फांग युआन अंदर ही अंदर हंस रहा था। असल में बाई निंग बिंग चाहती ही नहीं थी कि फांग युआन उसे दबा सके, इसलिए वो हमेशा उसकी बात काटने की कोशिश करती। इसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता और वो गलती कर बैठती। फांग युआन के लिए ये सब मजेदार था, क्योंकि हर बार बाई निंग बिंग हारती तो वो और दबती जाती। ये दबाव भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन धीरे धीरे असर करता और खुद बाई निंग बिंग भी इस बदलाव को नहीं समझ पाती। एक दिन जब वो समझेगी, तब तक वो पूरी तरह फांग युआन के काबू में आ चुकी होगी। फांग युआन के लिए वो डेमोनिक औरत गू मास्टर सिर्फ एक निशाना थी, लेकिन बाई निंग बिंग उसका दूसरा निशाना थी। चेन कुई हुआ हक्का बक्का रह गई। वो असल में एक किसान औरत थी। एक दिन खेत जोतते हुए वो एक गुफा में गिर गई। उस गुफा में उसे एक लाश मिली और अचानक इनहेरिटेंस पाकर वो गू मास्टर बन गई। GU Master. चेन कुई हुआ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन गू मास्टर जैसी इज्जतदार बनेगी, लेकिन थोड़ी ही खुशी के बाद मुसीबत टूट पड़ी। एक पहाड़ी तेंदुआ जो भैंस जितना बड़ा था और जिसके चारों ओर हरी हवा घूम रही थी, उसके गांव पर टूट पड़ा। पूरा गांव नष्ट हो गया और वो तेंदुए ने उसका पीछा किया, मगर अपने गू वर्म्स की मदद से वो जान बचा पाई। 6 महीने जंगलों में भटकते भटकते उसके सारे गू वर्म्स एक एक करके मर गए। आखिर में उसने एक बड़ा अजगर मारा, लेकिन उसके जहर से खुद भी घायल हो गई। और आज उसकी मुलाकात 2 गू मास्टर्स से हुई। ये तीसरी बार था जब उसने गू मास्टर्स देखे। पहले 2 बार की मुलाकात ने उसे दर्दनाक सबक सिखाया था, जिससे उसने खुद को बचाना सीख लिया। लेकिन वो अब भी आधी अधूरी गू मास्टर थी, जिसकी बुनियाद कमजोर थी। अभी अभी की लड़ाई को याद करके वो घबरा गई। वो लड़की उसके बस की नहीं थी। शुक्र है कि उसने पहले से बहुत सारे चार्ड थंडर पोटैटोज गाड़ रखे थे, और अच्छा हुआ कि वो आदमी डरपोक निकला और जाने का फैसला किया। चेन कुई हुआ ने देखा कि उनके शरीर जंगल में गुम हो गए और उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो सचमुच चले गए हैं। उसका जासूसी गू वर्म उसे 350 कदम तक सब कुछ दिखा सकता था, इतनी साफ तस्वीर जैसे सब सामने हो, लेकिन उसके पास एक्सरे विजन नहीं थी। मैं कुछ दिन इंतजार करूंगी, 3 दिन बाद ही बाहर निकलूंगी, चेन कुई हुआ ने सोचा। अब तक उसने सतर्क और धैर्यवान होना सीख लिया था।